अस्सलामुअलैकुम दी न्यूज़ रूम में मैं हूं शफक शहजाद। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। नाज़रीन, जैसे कि आपने हेडलाइंस में भी जाना है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों का मौसम चल पड़ा है और तब्दीलियों के इस मौसम से पहले सलाह मशवरे हो रहे हैं, मेल मुलाकातें हो रही हैं। आज के दिन यूनुस खान मिले हैं, मोहम्मद हफीज़ मिले हैं, सुहेल तनवीर, वहाब रियाज, इन लोगों की मुलाकातें हुई हैं। और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि दी बाबर आजम, दी कैप्टन, दी नंबर 1 बाबर आजम जो हैं वो आएंगे। वर्ल्ड कप के नाकाम कप्तान से मुलाकात होगी और उसके अलावा जो हेड कोच हैं, बाकी लोग हैं, उनसे भी पूछा जाएगा भाई क्या करके आए हो, ज़रा रिपोर्ट पेश करो। दूसरी तरफ सिलेक्शन कमेटी फारिग हो गई है, ये भी आपने जान लिया है। तो क्रिकेट बोर्ड में क्या हलचल है, क्या हो रहा है, इसको भी ज़रा इन डिटेल जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नया सेटअप क्या होगा उस पर भी नज़र दौड़ाएंगे, अंदाजे लगाएंगे। दूसरी तरफ हम जब सेटअप की बात कर रहे हैं तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान में हैं, बलूचिस्तान के दौरे पर हैं और वहाँ वो मेल मुलाकातें करेंगे। बताया जा रहा है कि 20 के करीब कुछ सियासी हैवी वेट्स बलूचिस्तान के मुस्लिम लीग नून के पलड़े में अपना वजन डाल देंगे। इसके अलावा बाप के साथ एक सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है और बाप के साथ सीट एडजस्टमेंट का फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को किस हद तक होगा, इसको भी जानने समझने की हम आज के इस न्यूज़ रूम में कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसे अवैध। और दूसरी जानिब हम गज़ा पर बात करें कि गज़ा में जुल्म सितम जारी और इसराइली बर्बरियत अभी तक जारी है और हम सिर्फ खामोश तमाशाई बने बैठे हैं और सिर्फ ज़ुबानी कलामी जो मजम्मती बयान है ना, सिर्फ वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड कप के हवाले से बात उससे भी पहले एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। वर्ल्ड कप में कौमी स्क्वाड की मायूस कुन कारकर्दगी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कप्तान बाबर आजम को कल तलब कर लिया। डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर की भी एक रोज़ कबल बुध को दुबई से लाहौर आमद हो गई और मिकी आर्थर और मैनेजर रेहानुल हक भी ज़का अशरफ से मुलाकात करके अपनी अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। साबिक क्रिकेटर से भी मुशावरत हो रही है, जैसे कि हम पहले जिक्र कर रहे थे। कप्तान बाबर आजम मिकी आर्थर की रिपोर्ट्स की रोशनी में बताया जा रहा है कि फैसले किए जाएंगे। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में जो हमने खेला है और जो हमारी कारकर्दगी रही है नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ और जो हमारी कारकर्दगी रही है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ और इसके अलावा हमने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जैसे खेला, तो हमने बताना है कि हम जीते कैसे और हारे तो हारे क्यों। स्क्वाड सिलेक्शन पे बात होगी, फिर प्लेइंग 11 पे बात होगी, गिवन डे पे आपने एज़ पर कंडीशन अपने बॉयज़ को क्यों यूटिलाइज़ नहीं किया। तो खैर लेट्स सी कल का दिन क्या होता है। कप्तानों के लिए तो वैसे ही आजकल बताया जा रहा है मुश्किलें ही हैं। खैर, वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी के बाद खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला भी एक बार फिर ज़ेर गौर आ गया। असर नौ जायज़ा लिए जाने का फ़ैसला किया गया है और बताया जा रहा है कि क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का असर नौ जायज़ा लेने की तजवीज़ सामने आ गई है। कोच, कप्तान और मैनेजर रिपोर्ट जब पेश करेंगे तो उसके बाद अहम फैसले होंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कई खिलाड़ी पहले ही एतराज़ात उठा चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों की कैटेगरीज में भी रद्दो बदल की तजवीज़ है। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए जाने से पहले जो खिलाड़ियों ने अपने लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला तय करवाए थे, जिसका खुद चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक भी इकरार करते हैं कि उन्होंने सेटल करवाया, अब क्योंकि कारकर्दगी नहीं है तो उस तरह से पैसे भी नहीं होंगे जो कि पहले तय हुआ था कि मिलेंगे। यकीनी तौर पर ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गैर मुल्की कोचेज स्टाफ को भी तब्दील करने का फैसला किया गया, बल्कि इस चीज़ पर गौर हो रहा है। गैर मुल्कियों की जगह मुल्की कोचेज रखने पर इत्तेफाक किया जा रहा है। मिकी आर्थर कोच, ब्रैडबर्न बैटिंग कोच, एंड्रियो की छुट्टी का इम्कान है, जबकि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की साबिक कप्तानों और खिलाड़ियों से मुलाकात का सिलसिला जारी है। अब ये देखना है कि ये जो मुलाकातों का सिलसिला है इसका फैसला क्या निकलता है। खदाफी स्टेडियम में यूनुस खान मिले हैं, मोहम्मद हफीज़, सुहेल तनवीर और पंजाब के जो सूबाई वज़ीर बराए खेल हैं वहाब रियाज, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर रहे हैं, उनसे मुलाकातें हो गई हैं। क्रिकेट के मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत हुई है। सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया जा रहा है और सीनियर क्रिकेटर्स से मुशावरत में नए खिलाड़ियों और डोमेस्टिक परफॉर्मर्स से मुताल्लिक़ बातचीत की जाएगी। अलबत्ता एक नाम अभी तक जो मिला नहीं है लेकिन बड़ा तगड़ा उम्मीदवार है, ख़ास तौर पर बॉलिंग की अगर हम बात करें तो वो उमर गुल साहब हैं और उमर गुल का नाम बड़ा लिया जा रहा है कि वो शायद इस रोल में नज़र आएंगे, क्योंकि आजकल वो रेलेवेंट फोरम्स पर बैठे हुए रेलेवेंट लोगों के साथ नज़र आ रहे हैं और फैसले रेलेवेंट फोरम्स पर रेलेवेंट लोगों के साथ बैठने से होते हैं। खैर, पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी फारिग की है। ज़राए का कहना है कि इंजमामुल हक के बतौर चीफ सेलेक्टर मुस्ताफ़ी होने के बाद दीगर अराकीन को भी अब घर भेजने का फैसला हो चुका है। सीनियर और जूनियर सिलेक्शन कमेटी के जो अबूरी सरबराह हैं तौसीफ़ अहमद और वजाहतुल्लाह वास्ती, उन्हें भी फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। चंद घंटों में बोर्ड जूनियर और सीनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराहान को बाकायदा जो है वो बता देगा कि आप जा सकते हैं। ज़रा के मुताबिक दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का इंतखाब नई सिलेक्शन कमेटी करेगी।
तो इस तरह से तब्दीलियाँ रूनुमा होने जा रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और इसके साथ ही साथ एक और जो अहम तरीन मामला है वो है PSL 9 का। उसके रंगारंग मुकाबले कब और कहाँ होंगे, इस पर भी मुशावरत जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग गवर्निंग काउंसिल जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। इजलास नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जारी है। इजलास में चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की सदारत में हो रहा है और ज़राए का ये बताना है कि PCB ने अगले बरस 8 फरवरी से 24 मार्च तक विंडो रखी हुई है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की वजह से इब्तदाई मैचेस बैरून मुल्क कराने की तजवीज़ है, जबकि फ्रेंचाइज की अक्सरियत पाकिस्तान में ही मुकम्मल PSL कराने के हक़ में है। खैर PSL 9 तो बात का मरहला है। पहले तो जो नेशनल आप कह लीजिए लेवल पे हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ग्रीन शर्ट्स में जो लाके बॉयज़ कारकर्दगी हमारी पेश करते हैं और पाकिस्तान की टीम कहलाते हैं, वो क्या कर रहे हैं उसका पहले ज़रा हिसाब किताब लेते हैं। इसके लिए लेटेस्ट खबरें जानने के लिए हमने चौधरी अशरफ साहब को भेज दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि वहाँ इस खूब गहमा गहमी है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आप वहाँ ख़बरों को की खोज लगाने में थोड़ा सा वक्फा लेके हमारे पास आ गए। दूसरी तरफ उसामा मंच को भी हमने स्टूडियोज़ में बिठा लिया है, तो ताकि हम डिस्कस कर सकें कि फिर गेम जारी रहा या क्या हुआ। खैर चौधरी साहब आपकी तरफ आते हुए, इस वक्त क्या माहौल है? माहौल वैसा ही है जैसे होता है किसी भी तब्दीली से पहले, या ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक प्रेशर बना के और उसके बाद फिर चलेगा वैसे ही जैसे चल रहा है? वैद बहुत अच्छी आपने बातें की। आप जो खबरें आपको भेजी थी आपने सारी वो पढ़ के उन लोगों को, अपने नाज़रीन को बता दी हैं। यहाँ पर PCB हेडक्वार्टर में बड़ी गहमा गहमी रही। आज साबिक क्रिकेटर्स ने यहाँ पर मुलाकातें की हैं और उन मुलाकातों में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से भी कुछ मशावरत की हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीलियाँ आने जा रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अहदेदारान हैं, वो उनका मुस्तकबिल का फैसला क्या होगा ये तो कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के फैसले के हवाले से PCB ने के साथ मिलकर सर जोड़ लिए हैं। और इस हवाले से जिस तरह हफीज मुलाकात की है और ये अभी आपने ज़राए से बात की, तो मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कन्फर्म कर दिया है तो उसने सिलेक्शन कमेटी को ख़त्म कर दिया है। अच्छा। जो तसीफ अहमद के नाम से एक चीफ सेलेक्टर के नाम से एक सिलेक्शन कमेटी बनाई थी, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। अब नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान सबसे पहले किया जाएगा जो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का इंतखाब करेगी। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने पहले खबर दी, आपने भी नाज़रीन को बताया कि पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के हवाले से गौर किया जा रहा है। मिकी आर्थर को कल बुलाया गया है और उस हवाले से कल फैसला किया जाएगा कि क्या जब कप्तान बाबर आजम आएंगे उनसे भी पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट ने नया कप्तान ग्रूम भी नहीं किया। तो इस हवाले से जो आज साबिक टेस्ट क्रिकेटर थे उन्होंने चेयरमैन PCB को साफ कह दिया कि अभी बाबर आजम को कप्तानी से ना हटाया जाए, इसके साथ साथ नए कप्तान को भी तैयार किया जाए। तो अच्छा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो अब दीगर क्रिकेटर्स के साथ भी अगले 2 रोज में मुशावरत करेंगे, उसमें क्या नतीजा सामने आता है। क्योंकि चलें ये तो कल की कल पता चलेगी, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी फारिग हो गई और नई सिलेक्शन कमेटी की सिलेक्शन के लिए बातचीत शुरू हो गई है। साथ ही रहिएगा जरा चौधरी साहब की तरफ दोबारा भी एक दो बाउंसर्स, क्योंकि जो खबरें आपने मुझे दी हैं उस पर से सवाल तो फिर मैं ही करूँगा ना, तो आप साथ ही रहिएगा। मान साहब गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी फारिग हो गया, मसला ये सिलेक्शन कमेटी के सिलेक्शन के लिए एक सिलेक्शन बोर्ड बैठेगा। अब वो सिलेक्शन बोर्ड क्या डिसाइड करेगा? ये जो एक खास लॉबी होती है जो इन दिनों में एक्टिव हो जाती है अपने बंदे फिट करवाने के लिए, एट द एंड ऑफ द डे वो टेक ओवर तो नहीं कर लेगी सारे प्रोसेस को और क्रिकेट वहीं रहेगी डैमेज? आई थिंक क्रिकेट वहीं रहेगी, कोई मेजर चेंजेस, कोई ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये होता है हर दफ़ा वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद, जब हमारी टीम वापस आती है, बुरा खेलते हैं, एक चेंज होता है, बोर्ड में होता है, मैनेजमेंट में होता है, प्लेयर्स चेंज होते हैं, कैप्टन चेंज होता है, लेकिन ये होगा इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो प्लेयर्स जिनका नाम लिया जा रहा है कमेटी के लिए या जो टीम के साथ कोचिंग कैपेसिटी में जा रहे हैं, वो बड़े फेवर में बोलते हैं क्रिकेट बोर्ड के, और वो बड़े क्रिकेट बोर्ड के ब्लू आइड बॉयज़ हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई मेजर चेंज होगा। नई कमेटी बनेगी, नई टीम बन जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है अगला, अगर टीम वहाँ अच्छा ना खेली तो क्या आप फिर नई कमेटी को भी फारिग कर देंगे? तो एक फ्यूचर प्लानिंग जो है वो तो उसमें काफ़ी कमजोरियां नजर आ रही हैं PCB की तरफ से। चलें लेट्स सी फ्यूचर प्लानिंग को लेके क्या आप कमजोरियां दूर करने की हम कोशिश भी करते हैं। ये जो सेटअप है चौधरी साहब, ये तो खुद एक एक्सटेंशन पर मुहित है, और जो ही इंतखाबात के बाद एक हुकूमत आएगी वो इन सारे मामलात को फिर देखेगी, उसकी मर्जी होगी उसने किसको चेयरमैन PCB लगाना है, क्या करना है, किस तरह से बोर्ड को लेकर चलना है। तो अभी इतने लॉन्गर रन के डिसीजन आप समझते हैं कि ये कमेटी खुद या ये जो मैनेजमेंट है ये लेना भी चाहेगी, या ये भी चाहते हैं कि ये जो ग्रेस पीरियड है जिसमें अगली हुकूमत आके टेक ओवर करेगी उस बीच खुश असलूबी से मामला हो जाए ना?
क्या मूड क्या है कमेटी का? जी उबैद, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो फैसले भी आर्जी करना चाहती है, लॉन्ग टर्म। तो फिर कप्तान कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत मुश्किल होता है। कभी पाकिस्तान वहां से जीत कर नहीं आया, हमेशा पाकिस्तान को वहां पर व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा है। कोई सिलेक्शन कमेटी, कोई टीम मैनेजमेंट नहीं कर चाहेगी कि उसको आर्जी तौर पर यह जिम्मेदारी दी जाए और वो फेल होकर आ जाए और अगली जो पीसीबी में मैनेजमेंट आनी है वो इनको पहले से नाकाम मैनेजमेंट करार देकर फारिग कर दे। तो लिहाजा ऐसे है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई फैसले जो भी करने हैं, मेरा तो ख्याल है, जो साबिक क्रिकेटर का यहाँ पर ख्याल है वो यही है कि इसी मैनेजमेंट को और इसी टीम को बरकरार रखा जाए और दौरा ऑस्ट्रेलिया पर भेजा जाए। अगर 2 माह बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन होते हैं, नई मैनेजमेंट यहाँ पर आती है, तो वो फिर लॉन्ग टर्म के फैसले करे, चाहे वो टीम का कप्तान तब्दील करे, चाहे वो टीम की मैनेजमेंट को तब्दील करे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मामला है, मैं ज़रा चाहूँगा इस पे आप दोनों से इस पे टेक ले लूँ। मान साहब, जो रिसेंटली इंजमामुल हक वाला सारा एपिसोड हुआ है, ज़रा उसको अगर हम देखें तो इंजमाम का जो टीवी इंटरव्यू था मुनीफ फारूक साहब के साथ, उसमें उन्होंने ये कहा भी कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है, मतलब 35 साल मेरा इस बोर्ड के साथ, टीम के साथ ताल्लुक़ है मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो आप समझते हैं कि वो ज़ाती तौर पे वो तो हर्ट हुए, अब बाकी जो उनके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, वो उससे इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, लेकिन कोई भी प्लेयर पीसीबी के हवाले अपने आप को क्यों करेगा? बाद में अगर पीसीबी ने आलिया रशीद साहिबा की सूरत या किसी और सूरत उन्हें हरास करना और उन्हें जो है वो बदनाम करना है, तो क्यों कोई प्लेयर चाहेगा कि वो पीसीबी का हिस्सा बने? बिल्कुल ऐसे ही है। सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन थे इंजमाम, उनका मेन पॉइंट ये था कि मुझे लाया गया है, मतलब मेरा खुद मूड नहीं था ये काम करने का। उन्होंने कहा प्लेयर्स का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का मसला था वो रिजॉल्व करने के लिए बोर्ड मुझे लेके आया था और मैंने कर दिया। खैर, उनको उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली चीज़ सोचनी चाहिए थी, वो कंपनी का आपको सबको पता है जो इशू था, उनको वो भी सोचना चाहिए था इंजमाम को। खैर, इंजमाम का एक और पॉइंट ये है, जब इंजमाम को कहा गया कि आप अंडर 19 टीम की सिलेक्शन भी अपने पास रखें, आप अंडर 19 टीम भी आप सिलेक्ट करेंगे, तो उस पर इंजमाम ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बड़ा बिजी हूँ। तो आपको नीचे लेवल से जाके क्रिकेट शुरू करनी होगी। राहुल द्रविड़ इंडिया की एग्जांपल है। हम हर बात पे अपने आप को इंडिया से कंपेयर करते हैं, इंडिया जैसी टीम बनना चाहते हैं, तो पहले आप इंडिया जैसा अपना सिस्टम भी स्ट्रक्चर तो करें। राहुल द्रविड़ को इंडियन क्या कहते हैं क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने नेशनल लेवल से शुरू करवाया, वो अंडर 19 टीम के साथ रहे और अब शुभमन गिल जो आप टीम में देख रहे हैं, ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंडियन अंडर 19। हमारे कितने लड़के अंडर 19 की टीम में खेल रहे हैं, तो इंजी भाई को भी चाहिए था कि पहले खुद थोड़ा, सारे दोस्त ही खेल रहे हैं हाँ जी नेशनल टीम में। खैर चौधरी साहब, मैं वही सवाल जो मन साहब से पूछा उसको जरा आपकी तरफ ले आता हूँ। इंजमाम के साथ हुआ जो कुछ हुआ सबके सामने, अब बाकी प्लेयर्स जैसे लेट्स से उमर गुल का बड़ा नाम लिया जा रहा है कि वो इंटरेस्टेड होंगे या वो सेलेक्ट बॉलिंग कोच के तौर पर उभरेंगे, सामने आएंगे, तो क्यों आएंगे? इतना सब कुछ जब बोर्ड में चल रहा हो, मैनेजमेंट कमेटी भी आर्जी हो, तो क्या बहुत अच्छी तनख्वाहें कि जिसपे वो आ जाएंगे और बोलेंगे हाँ जी ठीक है, पैसे तो बनाए ना 3-4 महीने, और फिर उसमें फिर क्रिकेट का कोई फायदा नहीं एट द एंड ऑफ द डे? जी बिल्कुल उबैद, आपने बात सही कही है कि आर्जी तौर पर ये पैसे कमाने के लिए तो हो सकता है ये क्रिकेटर ओहदे कबूल कर ले, लेकिन अभी आपको पता है आपने भारी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस को दिए हैं और ये भारी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर अभी तक 80 से 85% प्लेयर्स ने साइन ही नहीं किए। जिस मसले को हल करने के लिए आप इंतजाम को लेके आए थे, ऐसा दिखाई देता है जो प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी बनाई गई है, प्लेयर एजेंट कंपनी बनाई गई है, उसकी वजह से अब प्लेयर पावर बन चुकी है और सब प्लेयर्स ने अभी साइन क्यों नहीं किए? अब उनको 60 लाख रुपए मान भी लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और इसका मतलब है कि पीछे प्लेयर्स अब अपनी मनमानियां करना चाहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन मनमानियों के तहत ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर वो साइन करेंगे। नहीं तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेंगे, क्या बोर्ड क्यों घुटनों पे आएगा? आप सोचिए ना चौधरी साहब कि बोर्ड ने, वही जो अभी मन साहब ने बात की कि आपका क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आपके पास प्लेयर का बैकअप नहीं है, लेट्स से आपका नसीम इंजर्ड हो जाता है, मैं कुछ और नहीं कहता, तो आपके पास उसका बैकअप नहीं है, शाहीन अपनी नी इंजरी की वजह से अगर रेस्ट पे चला जाता है तो आपके पास उसका बैकअप नहीं है, तो प्लेयर्स को ये पता है कि वो ही हैं जब तक वो हैं और बोर्ड उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, तो वो बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बोर्ड की अपनी नाकामी है ना इसमें। ये बिल्कुल, जब बोर्ड का आप 3-3, 4-4 माह की मैनेजमेंट कमेटियां लगाएंगे, बोर्ड में परमानेंट चेयरमैन नहीं होगा,
तो प्लेयर जो हैं वो बोर्ड को ही ब्लैकमेल करेंगे। और क्योंकि हमारे पास ये बात दुरुस्त है कि हम कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन हमारा जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वो 30-35 खिलाड़ियों के गिर्द ही घूम रहा है और हमारे पास इससे बाहर कोई प्लेयर नहीं है। आप किस प्लेयर को लाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आजमाएंगे? कोई आपका बेंच पे कोई ऐसा प्लेयर नहीं बैठा हुआ जिसको आप कह सकें कि इसको खिलाया जाता या इसको खिलाया जाए तो ये हमें कामयाबियां दिला सकते हैं। ये जिन प्लेयर्स को आजमाना था, अब्दुल्ला शफीक हमारे ग्रास रूट से आया, हम बहुत उससे तोक़ो कर रहे थे लेकिन वर्ल्ड कप में वो तोक़ुआत पे ना उतर सका। मसूद इसी तरह जो आगा सलमान है उसको मौका दिया गया लेकिन वो भी वर्ल्ड कप में किसी तौर पर भी अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित ना कर सके। ये आपने 3 प्लेयर्स को यहाँ पर सौद शकील को मौका दिया, सौद शकील भी मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए वो कारकर्दगी ना दिखा सका। फिर यही होगा कि हम फिर कहेंगे कि शुएब मलिक वापस आ जाए, हम मोहम्मद हफीज वापस आ जाए। ना हम मोहम्मद हफीज में, शोएब में, इन लोगों में उलझे रहेंगे। इसी पॉइंट को जरा मैं चौधरी साहब मन साहब की तरफ ले जाता हूँ। मन साहब, ये जो सऊद का नाम लिया, अब्दुल्ला का नाम लिया या आगा सलमान का नाम लिया, इन लड़कों को भी ये पता है कि अभी हम आए हैं, अभी ये 3-4 साल सिलसिला कहीं नहीं जाता, हमें बार बार आजमाया जाएगा। जब क्रिकेट बोर्ड ये कहे कि हम कप्तान को सीखने का मौका दे रहे हैं, कप्तान अभी हमारा ट्रेंड नहीं है, जब बोर्ड का एटीट्यूड ही ये हो, तरीक़ाकार ये ऑपरेट करने का, तो प्लेयर्स को ये पता है अभी 3-4 साल उनकी लॉटरी है, परफॉर्म करें ना करें, कोई मसले वाली बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है उबैद, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी कि हमारा बेंच पे कोई नहीं है हमारे पास प्लेयर्स, तो अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो हमारे पास उसकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है। तो आप चेक करेंगे हमारी किस हम स्टेज पे क्रिकेट खेल रहे हैं कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया टीम ने जाना है और टूर डाउन अंडर जिसे हम कहते हैं, ये बड़ा डिफिकल्ट टूर होता है, लोगों के करियर खत्म हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के टूर में। बट लेट्स सी ये प्लेयर्स जिनकी चौधरी साहब ने बात की, ये अच्छी बात है, चौधरी साहब का पॉइंट बिल्कुल ठीक था कि ये प्लेयर पावर जो है ये इसी वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने लास्ट मोमेंट पे साइन करवाए, 3% आईसीसी का रेवेन्यू लिया। कल ही मैंने हमारे पीएनएन डिजिटल पे एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें इनकी सैलरीज का सारा था। वो नॉर्मल बंदा वो रिपोर्ट पढ़ता है तो उसके सर के ऊपर से गुजर जाती है, ये इतने पैसे कमाते हैं। नाउ इट्स टाइम टू फेस द म्यूजिक। आपने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, आपको पूरा चांस मिला है, टीम आपकी मर्जी की गई, लड़के आपके मर्जी के गए, आपने हर चीज़ से आप सेटिस्फाइड थे, आपको आपकी मर्जी के पैसे मिले, तब आप टीम लेके गए हैं। वरना आपने तो कह दिया था कि हम वहाँ जाके आईसीसी की इंडोर्समेंट्स नहीं करेंगे, हम एडवर्टाइजमेंट्स में काम नहीं करेंगे। आपकी सब बातें मानी गई और आपको एक काम करना था, अच्छी क्रिकेट खेलना आनी थी, नहीं खेल के आए, अब आप म्यूजिक फेस करें, अब जो भी होगा वो तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन भी आपकी खुशफहमी है कि कोई म्यूजिक होगा और उस पर जो है वो इनको फेस करना पड़ेगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, प्रोग्राम अभी जारी रहेगा और ये प्लेयर्स कहीं नहीं जा रहे। चौधरी साहब इसकी खबर, चौधरी साहब देखें, आप फिर बाद में बोलेंगे कि खबर मैंने दी थी, मैं आपकी खबर दोहरा देता हूँ। मैनेजमेंट कमेटी आर्जी फैसले करना चाह रही है और इन आर्जी फैसलों में कप्तान कहीं नहीं जा रहा। आपकी बातों से मैंने ये अज्यूम किया, ऐसा है? इस नोट पे हम खत्म कर देंगे। फिर ऐसे ही है, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उन्होंने यही मशवरा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, ज़काशव को, कि फौरी तौर पर बाबर आजम या टीम में बहुत बड़ी तब्दीलियां ना की जाएं। अगर आप 1-2 समझते हैं डोमेस्टिक में आपके ऐसे प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर परफॉर्म कर सकते हैं, आप उनको टीम में शामिल कर लें। जो आउट ऑफ फॉर्म है उनको थोड़ी देर रेस्ट भी दे दिया जाए दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ऐसी चीजें हैं, बहुत बड़ी तब्दीलियों के हक में कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी भी बनाई जाएगी तो वो भी ऐसे फैसले नहीं करेगी कि वो बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दे, क्योंकि कल को शिकस्त का बोझ किसने उठाना है। हाँ जी, इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा, ये चौधरी साहब ने बात की डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक प्लेयर तो चौधरी साहब ये खेलने के लिए तैयार ही नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट। इनको खेला जब टाइम नहीं मिलता ना, वो कहते हैं हमें क्या गारंटी है कि आप हमें डोमेस्टिक खेलने के बाद टीम में लेके आएंगे, हमें कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम इधर गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है। नेशनल टीम में खेलने की भी गारंटी है, उसके बाद परफॉर्म करने की गारंटी नहीं है। मसाइल ही मसाइल हैं और वक्त हमारे पास नहीं है क्योंकि मुल्क के और भी मसाइल हैं। शुक्रिया। और चौधरी अशरफ साहब बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब ने जितनी खबरें दी थी, जैसे उन्होंने इसका क्रेडिट लिया, हमने वो सारी खबरें जो हैं लोगों तक पहुँचा दी हैं और ये यकीनन चौधरी साहब जैसे ही हमारे टीम मेंबर्स की एफर्ट का नतीजा होता है कि हम आप तक जो लेटेस्ट मामला होते हैं वो पहुंचाते हैं। सो थैंक यू सो मच चौधरी साहब फॉर दिस आल्सो। खैर शफक, अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जरा सियासी माहौल में जो गहमा गहमी जो हलचल है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब है और कोयटा में मुस्लिम लीग नून की क़यादत और बलूचिस्तान की सियासी जमातों की मुलाकात जारी है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, परवेज़ रशीद और दीगर क़यादत भी मौजूद है। मुलाकात में बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और इसके अलावा पश्तूनख्वा मैप के कायदीन शामिल हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मकसीब, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, जान जमाली, सरदार साले भूतानी और मंजूर काकड़ पर मुश्तमिल है। नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, जान बलेदी, सेनेटर कबीर मोहम्मद शरीक हैं और भी बहुत। इसके अलावा पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नवाब अयाज जो ग़ज़ई हैं, डॉक्टर हामिद चकज़ई हैं,
सैयद लियाकत आगा हैं, जमीयत के सूबाई कायदीन हैं, मौलवी ग़ुलाम सरवर, उस्मान बादीनी और दीगर हैं। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर जो उमूर हैं उन पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। तो बलूचिस्तान की सियासत के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस वक्त समझ लें कि एक रूम में, एक मीटिंग रूम में मौजूद हैं और मशवरा हो रहा है मजमूई सियासी सूरत हाल पर। ये वो दिन है कि जिसका पाकिस्तान की सियासत को इंतज़ार रहा है कि सियासी जो क़यादत है मुल्क की, किसी भी पैमाने पर हो, छोटी सियासी जमातें हों, बड़ी सियासी जमातें हों, एक दूसरे को सुने और एक कलेक्टिव जो एजेंडा है, यानी ये इलेक्शन तो वैसे ही इकॉनमी का इलेक्शन है, तो उस एक वन पॉइंटर एजेंडा को तरतीब दे लें कि इस इशू के अलावा बाकी तमाम मामलात पर सियासत होगी और अपने प्लान्स और अपने आइडियाज़ को शेयर करें। यानी एक ये सॉफ्ट मिसाक़ मईशत है जिसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त इक़्तिदार में आने से पहले कोशिशें कर रही है और कहती है कि जब इक़्तिदार में आएंगे तो तमाम सियासी जमातों के सलाह मशवरों की बुनियाद पर एक ऐसी इकनॉमिक पॉलिसी जो है, जिसे मिसाक़ मईशत आप कह लें, जिसे आप इकनॉमिक रिफॉर्म्स कह लें, जो मर्ज़ी आप उसे नाम देना चाहें, लेकिन एक समत का तयन होगा। ये कुछ मनाज़िर आप देख सकते हैं, ये सादिक संजरानी हैं, दीगर भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, तो वो इन चीज़ों को डिस्कस भी कर रहे हैं मामलात को। मोहम्मद आदिल साहब भी बताया जा रहा है हमारे साथ इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनकी तरफ भी जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। अलबत्ता ये एक अच्छी गहमा गहमी है बलूचिस्तान से जिसका मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बिल्कुल ऐसे ही। अब मोहम्मद आदिल से को शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनकी राय जान लेते हैं, उनके पास क्या खबरें हैं, क्या कुछ चल रहा है बलूचिस्तान में। आदिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आदिल, हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अपने सियासी गढ़ पंजाब से आगे बढ़कर अब इलेक्शन की तैयारी कर रही है, एक हिकमत अमली बना रही है, लेकिन ये हिकमत अमली समझ में नहीं आ रही है। देखें, पहले सिंध में MQM के साथ इत्तेहाद और अब बलूचिस्तान गए हैं नवाज शरीफ और वहाँ पे बाप के साथ सीट एडजस्टमेंट मुतवक्की है। फिर कल मौलाना फजल रहमान से भी उनका रब्ता हुआ और कहा यह जा रहा है कि JUI के साथ वो KP में एक पेज पे हैं। आदिल, ये समझ में अब नहीं आ रहा कि ये जो एक पेज है इसमें ये बैलेंस कैसे क्रिएट होगा और ये सबके साथ कैसे ये सफ़ा सलामत रहेगा, क्योंकि देखिए बाप और JUI ने तो एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना है, तो नून लीग वहाँ भी उनके साथ भी, बाप के साथ भी एक पेज पर होगी, फिर JUI के साथ भी होगी, तो ये क्या मंतक है, ये ज़रा समझाइएगा। देखिए, नवाज शरीफ हो या मुस्लिम लीग नून हो, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो चारों सूबों में तो उस तरह से नहीं है। उनका वोट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिंध से या KP से या वो बड़ी तादाद में सीटें ले सके। वो आदिल के साथ रब्ता करने की कोशिश करेंगे तो सियासी माहौल में मुसलसल की रोज़ाना की बुनियादों पर नई नई चीज़ें हो रही हैं, सियासी राब्ते हो रहे हैं, मुशावरतें हो रही हैं। बलूचिस्तान इस टाइम सियासी गहमा गहमी का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस टाइम मौजूद हैं। क्या होने जा रहा है, इसी पर दोबारा से आदिल से बात करते हैं। जी आदिल, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि चूँकि मुस्लिम लीग नून की वो जो एक नेशनल पार्टी की वर्थ है, बदकिस्मती से तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो माजी में जो मुख्तलिफ इक़दाम हुए थे उसमें वो सुकड़ के जो है वो सूबों तक रह गई। तो मुस्लिम लीग नून की जो वर्थ पंजाब में है वो यकीनी तौर पर बाकी सूबों में उस तरह से नहीं है। तो माजी में भी मुस्लिम लीग नून ने जो है कौम परस्त जमातों के साथ मिलकर जो है इलेक्शन लड़ा था बलूचिस्तान में, और फिर इसीलिए मालिक साहब को जो है वो पहले चीफ मिनिस्टर बनाया था, और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून ने कोई 2.5 साल अपनी टर्म की थी, वो भी पीपल्स पार्टी की इंटरफेरेंस की वजह से। सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो हैं वो ख़त्म हो गया था उनका। तो इस वक्त भी जो नवाज शरीफ की कोशिश है कि वो जो छोटी जमातें हैं, जो बलूचिस्तान की और कौम परस्त जमातें हैं, उनके साथ मिलकर सीट एडजस्टमेंट कर लें। इस वक्त वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो दो चीज़ों की है। एक तो वहाँ इलेक्टेबल्स हैं जो बाप की शक्ल में मौजूद हैं, और दूसरा JUI का बड़ा कंट्रोल है वहाँ पर पूरे सूबे के अंदर। उनका वोट बैंक अभी तक इंटैक्ट है। वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी JUI है बलूचिस्तान के अंदर जिसका वोट बैंक भी इंटैक्ट है और उनकी पार्टी भी जो है इंटैक्ट है। बाकी जो अचकजई है उसके उनकी पार्टी के दरमियान भी रिफ्ट है, और बाकी जो कौम परस्त जमातें हैं उनके दरमियान भी किसी न किसी जगह पर रिफ्ट चल रही हैं। तो ठीक है, आदिल हमारे साथ रहेगा। सीनियर सहाफ़ी बलूचिस्तान से रज़ा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रज़ा साहब, क्या देख रहे हैं आपकी ये जो बलूचिस्तान में अब मुस्लिम लीग नून बाप के साथ इत्तेहाद बनाने जा रही है, कहा यह जा रहा है कि सीट एडजस्टमेंट होगी और इलेक्टेबल्स को शामिल किया जाएगा, तो क्या देख रहे हैं आप कि इससे नून लीग को क्या फ़ायदा होने वाला है, और अगर ऐसा हो जाता है तो नून लीग हुकूमत बना पाएगी बलूचिस्तान में?
देखें जो इस वक्त सूरत हाल है, एक तो दो जो कौमी मरकजी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उन्होंने शुरू से ही जो है वो, बल्कि इससे कबल जो है वो पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल फोकस किया हुआ था बलूचिस्तान को, और बलूचिस्तान में वाब पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 3-4 इलेक्टेबल्स ने शमूलियत भी इख्तियार कर ली थी, जिनमें से एक अब सलीम खोसा साहब जो हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी है और उनके बारे में भी यही इतला है कि वो शायद नून लीग में जा रहे हैं। उसके बाद जो है सूरत हाल, जैसे मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो उसके बाद से सूरत हाल तब्दील होना शुरू हुई, जिसके असरात बलूचिस्तान पे भी पड़ना शुरू हुए। और एक लॉट की लाट जो है, जो सबसे ज्यादा नुकसान है 2018 में जो सबसे बड़ी जमात बन के, पार्लिमानी जमात बन के बलूचिस्तान की उभरी थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसे बाप कहते हैं, तो ये पार्टी से जो इलेक्टेबल्स थे उनकी एक बड़ी लॉट जो है उसमें साबिक वजीर आला जाम कमाल भी शामिल हैं, जो इससे कबल जो है इस पार्टी को बनाने वाले बानियों में से उनका शुमार होता था, और उन्होंने वजीर आला बलूचिस्तान भी वो रहे। तो वो भी जो है वो उनके साथी और कुछ और इलेक्टेबल्स ऐसे हैं 9-10 जो कि मुस्लिम लीग नून को जो है उसमें शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। तो सूरत हाल तो इस वक्त ऐसी लग रही है कि इस वक्त रुख जो है वो जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है, और मुस्लिम लीग नून ने इस बार अपना कुछ थोड़ा सा ऐसा मूड भी चेंज किया है सियासी हवाले से। वो अगली गवर्नमेंट के हवाले से ये सोच रही है उनकी क़यादत के बलूचिस्तान के अंदर कौम परस्त जमातों को भी साथ लेकर चला जाए और एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जिसके आगे चलकर बलूचिस्तान को जो उसकी एहसास महरूमी है या पसमानदगी है और उसके जो उसको जो आज तक उन इंसाफ की जो गिले शिकवे होते हैं उसका अजाला किया जाए, और बलूचिस्तान को जो है वो फेडरेशन में एक गिला रहा है हमेशा से कौम परस्त जमातों का भी और यहाँ के अवाम का भी, कि बलूचिस्तान को फेडरेशन का एक हिस्सा नहीं तस्वर किया जाता रहा है, उनके साथ ज्यादती होती रही है, खा वो किसी भी उसमें हो। तो इस वक्त जो है आप इस चीज को भी मद्देनजर रखें कि बलूचिस्तान की अहमियत भी इसलिए ज्यादा हो गई है कि यहाँ से जो है अपना, पहले तो गैस जब निकली थी तो गैस पूरे मुल्क ने इससे फायदा उठाया था। अब यहाँ पर जो माशी लिहाज से चीजें देखी जा रही हैं उसमें सी पैक है, सेंदक प्रोजेक्ट है या रेकोडेक है, ये वो प्रोजेक्ट हैं बड़े जो कि आगे चलकर मुल्क की मैशियत में एक सहारा बनेंगे और मुल्क की जो मैशियत है उसको बेहतर करने में बलूचिस्तान का एक कलीदी किरदार होगा। जो कलीदी तौर पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन रजा साहब अगर इसको हम यूं कह लें कि नून लीग को, अगर ऐसे कह लिया जाए कि नून लीग को शायद पता है कि वो सिंपल मेजॉरिटी उनको नहीं मिलेगी, इसलिए वो इतनी तेजी से अलायंसेस कर रहे हैं सारे सूबों में। और फिर ये जो देखें, ये जब से सूबे का इसको दर्जा मिला है बलूचिस्तान में कभी भी कोई सिंगल पार्टी अपनी हुकूमत नहीं बना सकी है, हमेशा से जो है मखलूत हुकूमत बनती आई है। इस वक्त भी जो है इससे पहले भी तजर्बा होता रहा है, अब भी यही सूरत हाल है कि मुस्लिम लीग नून भी ये समझ रही है कि यहाँ बननी तो मखलूत हुकूमत है। इस वक्त जो है वो सीट टू सीट एडजस्टमेंट के लिए जिनके साथ बातचीत कर रही है या इंतखाबी इत्तेहाद करेंगे उसमें नेशनल पार्टी सर फहरिस्त है जो कौम परस्त जमात भी है और वो इनके बहुत करीब है। इसके अलावा जो है यहाँ पर इस वक्त जो बड़ी दूसरी जमात हमें नजर आ रही है उसमें जो है जमीयत उलमा इस्लाम है। जमीयत उलमा इस्लाम भी पीपल्स पार्टी के साथ भी बातचीत कर रही है और नून लीग के साथ भी, तो इनका भी इत्तेहाद होता नजर आ रहा है। अब जो आज की सूरत हाल है इसमें देखें जो सबसे बड़ा झटका लगा था, जो सियासी दचका लगा है वो जो है वो बाप पार्टी को लगा है, लेकिन बाप पार्टी की क़यादत अभी भी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए बैठी हुई है। तो ये लग रहा है कि आगे चल के जो बचे कुचे बाप पार्टी के इलेक्टेबल्स हैं जरूर वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर आइंदा इंतखाबात में कामयाब होकर आएंगे, उनमें कुछ ऐसे इलेक्टेबल्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी बाप पार्टी भी नून लीग के साथ जाके इत्तेहाद करेगी। तो ठीक है, बाप पार्टी नून लीग के साथ इत्तेहाद करेगी। आदिल, आपको क्या लग रहा है? कहा यह जा रहा है ना कि 20 इलेक्टेबल्स हैं जो कि इत्तेहाद करेंगे नून लीग के साथ। आदिल, आपको याद होगा पिछले दिनों में ये खबरें चल रही थी, कहा यह जा रहा था कि पीपल्स पार्टी के साथ बलूचिस्तान में बहुत से लोग शामिल होंगे, लेकिन फिर वो हुआ नहीं और पीपल्स पार्टी ने उसके बाद नाराज़गी का भी इजहार किया और ये भी कहा था कि ये मिस कमिटमेंट की गई इदारों की जानिब से। तो क्या ये इसलिए था कि वो कमिटमेंट कहीं और हो गई थी जिसका अब हम देख भी रहे हैं कि वो मामला आगे बढ़ रहा है?
देखिए, वो पीपल्स पार्टी ने एक अटैम्प्ट किया था और उस वक्त ज़हूर बुलेदी और सलीम खोसा, जैसे वो अभी रज़ा ने बताया कि सलीम खोसा ने जो है वो पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया है। उन्होंने वक्त से पहले जो है वो, उस वक्त हवाओं का रुख कुछ और था, पीपल्स पार्टी का हवाले से बातचीत हो रही थी कि शायद अगला सेटअप जो है पीपल्स पार्टी बना पाए, तो इस वजह से बाप के कुछ इलेक्टेबल्स ने उस वक्त जल्दबाजी में जो है पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन बाद में जब हवाओं का रुख चेंज हुआ तो उसमें से सलीम खोसा ने पीपल्स पार्टी छोड़ दी और अब उनका रुख जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। तो ये बलूचिस्तान की सियासत हमेशा इलेक्टेबल्स के सर पे रही है और ये वक्त और हालात के मुताबिक जो है इस वक्त भी यही हो रहा है। अब असल जो सवाल मेरा रज़ा से भी ये है कि वो क्या बाप पार्टी अपनी शनाख्त बरकरार रखेगी कि या वो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो जम हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं। JUI, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि JUI वो वाद पॉलिटिकल पार्टी है जिसका जो बलोच और पख्तून दोनों जो साइड्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनका अच्छा होल्ड है बलूचिस्तान के अंदर। तो कल जो है नवाज शरीफ की और मौलाना फजल रहमान की इस हवाले से एक टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है और अनकरीब उनकी इस हवाले से ये जो JUI ठीक है आदिल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना तज्जिया दिया। इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी रज़ा रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी राय दी। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। देखना ये है कि ये जो अलाइंसेस हो रही हैं, प्री इलेक्शन अलाइंसेस, इनका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि बलूचिस्तान में तो इस टाइम सियासी माहौल में बहुत ही गर्मा गर्मी जारी है। वहाँ पर इस टाइम मौजूद है नवाज़ शरीफ, उनके साथ दीगर क़यादत भी मौजूद है और कुछ ही देर में इस चीज़ का फ़ैसला हो जाएगा। ख़बर सामने आ जाएगी कि ये जो मुलाकातें और इनका क्या नतीजा निकलने वाला है। यकीनी तौर पर इस सियासी मंजर में हवाओं का चलता रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हवाएं रुक गईं तो फिर एक कन्फ्यूजन होगा जिसके ये सियासी इलेक्टेबल्स जो हैं वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। खैर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ बलूचिस्तान की अहम सियासी जो क़यादत है उससे मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की हमें हमेशा से अजीज़ रही है। हमने बलूचिस्तान में हज़ारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का सिलसिला शुरू किया ताकि गुर्बत और पसमानदगी का खात्मा हो सके। हमेशा सबको साथ लेकर चले, सबको साथ लेकर चलने की रिवायत पर ही चलेंगे। सबके साथ ताउन का रिश्ता जोड़ा था, इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सियासी कायदीन ने नवाज शरीफ की आमद और मुलाकात पर उनका शुक्रिया अदा किया। सियासी कायदीन ने मुल्क बिलखुसूस बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नवाज शरीफ के जज्बे और सोच को भी सराहा। बिल्कुल, कायदीन का मुस्तकबिल में इश्तराक अमल और सियासी ताउन करने पर इत्तेफाक भी किया गया। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बलूचिस्तान की तरक्की को उन्होंने कहा कि वो हमेशा से उन्हें अजीज़ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान की अहम सियासी क़यादत से मुलाकात। नवाज शरीफ कहते हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की हमें हमेशा से ही अजीज़ रही है। हमने हमेशा बलूचिस्तान में हज़ारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का सिलसिला शुरू किया ताकि गुर्बत और पसमानदगी का खात्मा हो सके। हमेशा सबको साथ लेकर चले, सबको साथ लेकर चलने की रवायत पर ही चलेंगे। सबके साथ ताउन का रिश्ता जोड़ा था, इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सियासी कायदीन ने नवाज शरीफ की आमद और मुलाकात पर शुक्रिया अदा किया। सियासी कायदीन ने मुल्क बिलखुसूस बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नवाज शरीफ के जज्बे और सोच को सराहा। कायदीन का मुस्तकबिल में इश्तराकी अमल और सियासी ताउन करने पर भी इत्तेफाक किया गया है। तो ये बलूचिस्तान की सतह पर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आपको होती हुई नज़र आ रही है जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपना बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ एजेंडा पेश कर रहे हैं और बाकी जो सियासी क़यादत है वो भी एक्साइटेड नज़र आ रही है इस सारे प्लान को लेकर। अब ज़रा बलूचिस्तान की जो सियासी डायनेमिक्स हैं उनको ज़रा समझने और जानने की कोशिश करते हैं। 2018 का जो डाटा है इलेक्शंस का, उसके मुताबिक जो 15 कौमी असम्बली के हलक़े हैं बलूचिस्तान के, उसमें से सिर्फ 4 हलक़ों में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। NA 258 लौरलई से मोहम्मद इसरार तरीन, NA 260 झलमक्सी से खालिद हुसैन मक्सी, NA 270 पंजगूर से एहसानुल्लाह और NA 271 केज से ज़ुबैदा जलाल कामयाब हुई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने बलूचिस्तान के 15 कौमी असम्बली के हलक़ों में मजमूई तौर पर 3,17,318 वोट हासिल किए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 15 में से सिर्फ 7 हलक़ों में अपने उम्मीदवार खड़े किए और इन 7 में से भी कोई नहीं जीत सका, कोई नशिस्त नून लीग के हाथ नहीं आई।
मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान के कौमी असम्बली के हलकों से मजमूई तौर पर जो वोट हासिल किए थे वो 29,000 माजरत के साथ 749 वोट थे। तो 29,749 वोट वाली पार्टी 2018 में जो थी वो 2024 के इंतखाबात में अपना वोट बैंक कैसे बढ़ाएगी और सीट एडजस्टमेंट के लिए मुस्लिम लीग नून के पास क्या है जो वो इन सियासी जमातों को जो बलूचिस्तान में एक्टिव हैं और कामयाब भी होती हैं उन्हें ऑफ़र करेगी। ये तो आज की इस मुलाकात के बाद हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल ऐसी। और फिर दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अगर बात कर लेते हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर शिकवे शिकायतें करते हमें नज़र आ रही हैं, कहते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ से कहा है कि आप पंजाब पर ही फोकस करें क्योंकि लाहौर में मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात का सामना है, इसीलिए मियाँ साहब को दूसरे सूबों में जाने का कहा गया। और हुकूमत होने के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन हारे, साथ ही बल्दियाती इलेक्शन से उनको खौफ था इसीलिए वो करवाई नहीं। ऐसी जमात ने क्या सरप्राइज़ देना है, बिलावल की गुफ्तगू सुनिए। मियाँ साहब दिया गया है कि इसलिए लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं, तो ये तजवीज़ किया गया है कि दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियाँ साहब को ये तकलीफ़ दिया गया कि वो ख़ुद पहुँचे। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें, वहाँ जो मुश्किलात हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें और उससे शायद बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं उनको। जो मैंने देखा कि वफाक में हुकूमत में हो, सूबा में हुकूमत में हो, अदारे भी आपके साथ हो और बाय इलेक्शन से खौफ की वजह से भाग जाए। तो बिलावल की राय यह है कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में मसला है इसलिए वो बलूचिस्तान जा रहे हैं और ख़ुद बिलावल जो हैं वो 16 तारीख से खैबर पख्तूनख्वा भी जा रहे हैं। पता नहीं उन्हें सिंध में मसला है या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी इन दिनों बहुत एक्टिव हैं इंडिविजुअली। मंडी बहाउद्दीन की कुछ सियासी शख्सियात से उनकी मुलाकात हुई है। मुस्लिम लीग नून में उन्होंने शमूलियत का ऐलान भी कर दिया है। साबिक़ वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालने की फ़ैसला कुन जद्दोजहद करेंगे। मुस्लिम लीग नून आवाम की खिदमत में अपना सानी नहीं रखती। तो ये मेन मुलाकात की फुटेज भी आप देख रहे हैं जिसमें मंडी बहाउद्दीन की सियासी शख्सियात हैं, बेसिकली इन अदर वर्ड्स ये इलेक्टेबल्स हैं। तो ये इलेक्टेबल्स जो हैं वो आ गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ और जब इलेक्टेबल्स आ जाएं तो आपको पता चल जाता है क्या हो रहा है। खैर बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि ये पहला इलेक्शन है, पीपल्स पार्टी का किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं है। यानी वो तनकीद भी करें, फिर साथ साथ वही चाहते हैं कि इदारे नाराज़ ना हो। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी नहीं मिली, आज भी एक मखसूस फील्ड बनाई जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने के लिए तैयार है। एक बार फिर से सुनते हैं ज़रा वो क्या कह रहे हैं। किसी इदारे से इस वक्त बिल्कुल झगड़ा नहीं है और मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला ये पहला इलेक्शन होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ रही है। हम अवाम की तरफ तो देख रहे हैं मगर किसी इदारे के साथ हमारा झगड़ा नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। आज भी एक किस्म का फील्ड सजाया जा रहा है जिसके लिए फील्ड बनाया जाता है वो अपनी जगह पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है और उम्मीद है पीपल्स पार्टी का झगड़ा भी नहीं है और फील्ड भी नहीं मिल रही, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारड़ के अंदाजे में इदारे न्यूट्रल हो चुके हैं। आइंदा वजीर आजम रायवंड से होगा ये भी उन्होंने बताया है और कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड से फिर यानी जो राइट साइड पे आ जाता है वो से यही लगता है कि इदारे न्यूट्रल हो चुके हैं। खैर सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। में इदारे के सरबराह ने आके कह दिया कि हम न्यूट्रल हो गए हैं तो हमारा तो मुतालबा खत्म हो गया। हम तो यही चाहते थे कि वो न्यूट्रल हो जाते कि वो पहली बात हो चुकी कि रायवंड से होगा इंशाल्लाह ताला के। हाँ ये ज़रूर है कि आज मुझे एक नोटिस सर्व हुआ है फराह गोगी साहिबा की तरफ से। अब पता नहीं उन्होंने 5 अरब अलिफ से लिखा है एन से लिखा है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे रवाबित हैं, तो उनसे जो है वो ऑब्वियसली अब आगे जाके क़यादत कोई उनसे बात करेगी मगर उनसे हमारे कोई किसी किस्म की कोई इख्तलाफात नहीं है। ठीक है जी, अता तारड़ के बकौल इदारे न्यूट्रल हो चुके हैं, अब अल्लाह करे ऐसा ही हो। खैर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि नवाज शरीफ बिलाशुबा लाडले हैं लेकिन वो किसी और के लाडले नहीं है। उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तानी अवाम के लाडले हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में नून लीग को नफसियाती बरतरी देने की मुहिम चला भी नहीं पता और चेयरमैन PTI की मुश्किलात खुद उनका फरमाइशी प्रोग्राम है। वोट को इज्जत दो अभी हमारा बयानिया है। नवाज शरीफ के मुज़ाहमती बयानिए ने अपने असरात दिखाए हैं। हमारे बयानिए के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि अब सियासत में मुदाखलत नहीं होगी।
एक ब्रेक के बाद ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अहम नोयत का मामला है पाकिस्तान की मईशत से जुड़ा और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं IMF के साथ उनका आखिरी दौर चल रहा है। पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात बुध को इख्तिताम पजीर होंगे। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में इंटरनल और एक्सटर्नल गैप पर बातचीत। IMF ने इसके अलावा जो रोल ओवर्स हैं और बैरून मुल्क से मिलने वाली इमदाद है उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। IMF वफ़द के पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से जो बराह रास्त राब्ते हैं उनकी भी इत्तलात आ रही हैं और इस बाबत बताया जा रहा है कि मिडल ईस्ट में इस वक्त जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र अगर कुछ डिले भी होता है किसी चीज़ को लेके, वैसे तो रोल ओवर्स ही होंगे, तब भी IMF जो है वो इन मामलात को समझने के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ये कहती हैं कि आवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। टैक्स हदफ जो है वो 9,415 अरब रुपए ही रहेगा। जी हाँ, वफाकी हुकूमत अखराजात में किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी अपनाएगी। IMF को बजट खसारा काबू में रखने की यकीन दहानी करवाई गई है। IMF के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। IMF को निगरान हुकूमत के इक़दाम पर मुकम्मल भरोसा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और डेवलपमेंट स्पेंडिंग पर IMF का इजहार इत्मीनान है। तो ये सब कुछ बताया गया है वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की जानिब से। उन्होंने कहा कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें IMF का इत्मीनान का इजहार है और ये कहा गया है कि आवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। चलें, तो बड़ी अच्छी बात है कि आवाम पर बोझ नहीं डाला जाएगा। हम भी मज़ीद बोझ नहीं डालते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। दी न्यूज़ रूम के दूसरे घंटे में खुशामदीद कहेंगे और अब फिर से बात करेंगे। बार फिर से कौमी क्रिकेट टीम में तब्दीलियों का मौसम है, इस पर बात करेंगे क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ का दौरा बलोचिस्तान, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह बलोचिस्तान में सियासी गहमा गहमी जारी, क्योंकि इस टाइम नवाज शरीफ वहाँ पर अपने सीनियर क़यादत के साथ मौजूद हैं। बाप के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अभी कुछ देर में कुछ अहम खबरें। हाँ जी, मुलाकातें हो रही हैं और कह लीजिए कि बलूचिस्तान में एक बलूचिस्तान की सतह पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है और न्यूज़ रूम का जो रन डाउन है उसका तीसरा हाईलाइटेड इशू आपके सामने है। गज़ा फ़लस्तीन, वहाँ जुल्म सितम की जो कहानी है वो आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहानी बयान करने के अलावा हम और कुछ इन दिनों कर नहीं रहे हैं। खैर, आगाज़ में हम बात कर लेते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की, जिससे हम बाहर हो गए। बाकी टीमें अलबत्ता मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साबिक़ क्रिकेटर्स की खदमात हासिल करने में संजीदा है। तर्जुमान PCB आलिया रशीद का कहना है कि वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर नहीं बनाया जा रहा। PCB मोहम्मद हफीज़ को बोर्ड में जिम्मेदारियां देना चाहता है। सुहेल तनवीर को जूनियर लेवल पर जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। नए चीफ सिलेक्टर के लिए अभी फैसला नहीं हुआ, मुशावरत जारी है। कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेटर्स को लाया जा सके। बाबर आजम कल चेयरमैन PCB से मुलाकात करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेटर्स हों। बाबर आजम जो हैं कल PCB चेयरमैन से मिलेंगे। इसके अलावा बाकी भी जो टीम मैनेजमेंट है, हेड कोच हैं, वो भी मुलाकात करेंगे, अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो अलबत्ता आप ये कह लीजिए कि जो ग्रेटर प्लान है PCB में इस वक्त चेंजेस का, उसकी डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद साहिबा जो है वो तस्दीक कर रही हैं और कह रही हैं कि क्रिकेटर्स को हम मौका देना चाहते हैं। हफीज़ का उन्होंने नाम ले दिया और इसके अलावा सुहेल तनवीर को जूनियर लेवल पे यानी कि अंडर 19 लेवल पे आप समझ लीजिए कि उनको यूटिलाइज़ किया जाएगा। लेट्स सी होता क्या है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अलबत्ता जो हमारी कारकर्दगी है वो सबके सामने है। बदतरीन कारकर्दगी, मुसलसल शिकस्तों के गर्दाब में हम रहे और अब इसके बाद जो मामला है वो जो माना गया था पहले जाने से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, खिलाड़ियों की जो शर्तें थीं, अब क्योंकि परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं थी तो ये मामला रिवर्स होने जा रहा है। असर-ए-नौ इस सारे मामले का जायज़ा लेने पर गौर शुरू कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ज़राए का कहना है कि क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का असर-ए-नौ जायज़ा लेने की तजवीज़ सामने आ गई है। कोच, कप्तान और मैनेजर की जो रिपोर्ट है वो कल आ जाए, उसके बाद अहम फैसले कर लिए जाएंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अलबत्ता कई खिलाड़ी पहले ही एतराज़ात उठा चुके हैं और कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों की कैटेगरीज़ में भी बताया जा रहा है कि रद्दो बदल की तजवीज़ है। तो इस तरह से पूरे का पूरा जो आप कह लीजिए क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है ऑपरेशनल एंड पे वो चेंज होने जा रहा है और बड़ी कोशिशों से जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तरतीब पाया था वो समझें कि रिवर्स हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है। और कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी, चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से साबिक़ क्रिकेटर्स की मुलाकात हुई है। मुलाकात करने वालों में यूनुस खान, M हफीज़, वहाब रियाज और सुहेल तनवीर शामिल हैं। 2 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से तबादला ख्याल भी हुआ है। ये वो पिक्चर्स हैं, कुछ मनाजिर हैं जो आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मुलाकात के अंदरूनी मनाजिर हैं।
तो ये मुलाकात की कुछ तस्वीरी झलकियाँ हैं। सोहेल तनवीर हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं और इसके अलावा वहाब रियाज भी मिल रहे हैं। यूनुस खान के साथ भी बड़े अच्छे मूड में मुलाकात हो रही है। और इन मुलाकातों में एक मुलाकात आपको भूलनी नहीं है, वो मुलाकात जो निगरान वज़ीर आज़म से हुई। निगरान वज़ीर आज़म के बाद फिर ज़का अशरफ साहब से भी हुई, तो वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात है। और शायद जो नहीं मिल रहे वो आपको नज़र आए और जो मिल रहे हैं वो मिलने के बाद आपको नज़र ना आए। सो लेट्स सी होता क्या है, चलता क्या है, बात कर लेते हैं। सो चौधरी साहब हमें ज्वाइन करें पीसीबी के बाहर से। वहाँ माहौल खासा गर्म है, टेंस है और तब्दीली की हवा इस वक्त पीसीबी के इर्द गिर्द चल रही है। चौधरी साहब भी उसका शिकार होते नज़र आ रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे। उसामा मन साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में। अब जो इस घंटे में लेटेस्ट चीज़ है उनको ज़रा डिस्कस करेंगे। चौधरी साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए मैंने इस बार आपने जो ब्रेकिंग दी है वो मैंने बोला कि मैं खुद अनाउंस ना करूँ, आप कर दें। बताएं क्या हो रहा है पीसीबी में, क्या लेटेस्ट है, क्या माहौल है? उबैद, जो साबिक क्रिकेटर्स के साथ पीसीबी हेडक्वार्टर पे मुलाकातों का सिलसिला था वो तो ख़त्म हो चुका है। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल क्रिकेट अकेडमी के बाहर, जहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन के हवाले से तमाम फ्रेंड्स ऑनर दरमियान इस वक्त चेयरमैन पीसीबी उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि अब जो खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग होनी है और जो आगे PSL 9 का एडिशन होना है उस हवाले से यहाँ पर अहम फैसले कुछ होने जा रहे हैं। ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है उसमें क्या मुलाकातें हुई हैं, लेकिन आज जो साबिक क्रिकेटर्स के साथ चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात हुई उसमें बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं और क्रिकेट बोर्ड की राहदारियों में ऐसी बातें भी आ रही हैं कि शायद बाबर आजम जो हैं वो अपनी कप्तानी के हवाले से कल कोई अहम फैसला कर लें और हो सकता है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया में वो अज खुद इस हवाले से अपने बोर्ड को फैसले से आगाह कर दें। लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त है कल, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी के साथ उनकी मुलाकात है। हो सकता है चेयरमैन पीसीबी उनको ऐसे किसी सख्त फैसले से मना कर दें और वो उन पर पूरा इत्मीद करें और उनको कहें कि आप टीम का हिस्सा हैं। लेकिन ऐसी बातें ज़रूर आ रही हैं कि बाबर आजम कुछ बड़ा फैसला कल कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से जब तर्जमान पीसीबी से भी बात की तो उनका भी कहना था कि बाबर आजम इस हवाले से कल फैसला कर सकते हैं। कि वो क्या फैसला करते हैं ये तो कल पता चलेगा, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा साबिक क्रिकेटर्स को लाया जाए और क्रिकेट जो पाकिस्तान का खैबर से कराची तक जो जुनून है क्रिकेट का, जो हमें यूनिटी का पैगाम देता है क्रिकेट, और उस खेल को ऊपर लाने के लिए साबिक क्रिकेटर्स से ही मुशावरत की जाए और उनके मुफीद मशवरे से ही क्रिकेट को आगे लेके जाया जाए। ये एक खुशाइंद बात सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक क्रिकेटर्स की खिदमत हासिल करने का फैसला किया है। इसी तरह आज अभी जो मुलाकात हुई है उसमें मोहम्मद हफीज़ को पीसीबी में जो ज़का अशरफ है उन्होंने एक मरतबा फिर उनको ऑफर दी है। पहले जो टेक्निकल कमेटी थे पीसीबी की उसके वो हिस्सा थे, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एक मरतबा फिर कहा है कि वो क्रिकेट बोर्ड में आए और काम करें। हम चाहते हैं कि वो क्रिकेट के लिए काम करें। इसी तरह अभी सोहेल तनवीर को कहा गया कि वो उनकी जूनियर लेवल पर खिदमत हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है जूनियर सिलेक्शन कमेटी में उनको मौका दिया जाए या जूनियर टीम की हेड कोच या कोचिंग स्टाफ में उनको शामिल किया जाए, लेकिन ये सब चीज़ें अभी कबल अज़ वक्त हैं। अभी चेयरमैन पीसीबी सबसे मशावरत कर रहे हैं, ये मशावती अमल है। इसके बाद जो हतमी फैसला है वो चेयरमैन पीसीबी जो ज़का अशरफ हैं वो करेंगे और डेफिनेटली कल का दिन इस सिलसिले में इंपॉर्टेंट है। और मैं देख रहा हूँ कि माहौल बना दिया गया इससे पहले कि कोई उनसे कहे कि आप चले जाएं। उन्होंने बताया मैं खुद जाने की तैयारी की हूँ ताकि अगले बोलें कि नहीं ऐसा तो नहीं, आप थोड़ा रुकें, अपने फैसले पर नजरसानी करें। मन साहब, अच्छी स्ट्रैटेजी है बॉबी भाई की, बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। रेडी हैं आई थिंक वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए, लेकिन उन्हें अब मशवरे मिल रहे हैं कि अब आप कप्तानी कर ही लें तो बेहतर है। 3 महीने 4 महीने में बोर्ड का अपना टेन्योर इनको पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। और उसी हवाले से बाबर कोई भी नया कप्तान अगर बनेगा तो वो फिर सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी। 3-4 महीने में फिर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक ये एक अच्छी खबर है कि ये पुराने प्लेयर्स को ले रहे हैं। पहले अगर ले लेते तो हमारा वर्ल्ड कप ज़्यादा अच्छा हो जाता। अब जब सब कुछ हो गया है, अब आप सारे प्लेयर से मशवरा कर रहे हैं, अगर आप यही पहले कर लेते तो कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाता। पीसीबी आई थिंक खुद अभी क्लियर नहीं है क्या है, वो मशवरे के साथ इसलिए चलना चाह रहे हैं क्योंकि उनके अपने डिसीजंस गलत हो रहे हैं। उन्होंने जो डिसीजन लिया वो बैकफायर हो रहा है, वो डिसीजन काम नहीं कर रहा, चाहे वो टीम की सिलेक्शन हो, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हो, बोर्ड के अपने मामलात हो, PSL 9 हो, बड़े इश्यूज़ हैं। और अब आई थिंक वो ये डिसीजंस इसलिए ले रहे हैं
कि कल अगर कुछ हो गया तो वो कहेंगे देखें जी हमने तो पुराने प्लेयर्स को बैठा के मशवरे करके ये डिसाइड किया था। मुझे पता नहीं क्यों ये मैं आप दोनों से चाहूँगा कि इस पे कमेंट करें। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है चौधरी साहब कि ये ऑप्टिक्स की गेम है, ये एक आप कह लें जो ओवरऑल कौम का गम गुस्सा है उसको हल्का करने के लिए, ठंडा करने के लिए, इससे मिल लिए, उससे मिल लिए, उससे नौकरी की ऑफ़र कर दी, आप हेड कोच आ जाओ, आप टेक्निकल टीम में आ जाओ। ये आप भी जानते हैं कि कितना कुछ बदल जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कल इतने इनकलाबी इकदाम हों कि संडे को जीते वर्ल्ड कप इंडिया और इंडिया जीत के गए। नहीं जी, जो पीसीबी ने इकदाम किए हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है अवार्ड दिया जाए। ऐसा तो हमने कभी किया ही नहीं है ना, ये तो सिर्फ हमें दिखाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उबैद, ये कहना कबल अज़ वक्त है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन ये अच्छा, हम पहले से बने हुए हैं, मसाइल कायम की जा रही है। साबिक़ मुझे ये नहीं पता था कि हमारा कनेक्शन भी हमें कुछ बनाने के चक्करों में है। खैर मन साहब आप इस पर कमेंट करें जब तक चौधरी साहब वापस आएंगे। तो ऐसा आप रुक रहे हैं, थोड़ा रुकें इससे पहले कि मजीद रुक जाएं। मैं ज़रा जब तक मन से कमेंट लेता हूँ। हाँ जी मन साहब। बिल्कुल उबैद, आपने ठीक कहा, एग्री करता हूँ 100%। ऑप्टिकल गेम ज़्यादा लग रही है बजाय इसके कि कोई एक्चुअल चेंजेस हों। ये लोगों का गम और गुस्सा ज़रा ठंडा करने के लिए ये आग पे पानी ज़रा थोड़ा सा फेंक रहे हैं कि ज़रा मामला, मुझे लग रहा है तेल गिरा देंगे गलती से। और देखा है आपने अभी मैनेजमेंट कमेटी सिलेक्शन कमेटी सारी फारिग की है। अभी ये बुरी सिलेक्शन कमेटी इन्होंने खुद थोड़े दिन पहले बनाई थी, अब उसको फारिग कर दिया है। प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं। हफीज़ का भी आपको याद है, टेक्निकल कमेटी से हफीज़ रिज़ाइन कर गए थे क्योंकि हफीज़ की बात सुनी नहीं जा रही थी। तो अब अगर हफीज़ आते हैं बोर्ड में वापस तो वो अपनी बात मनवाएंगे। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है कि सुहेल तनवीर का नाम या उमर गुल का नाम ये जो आ रहा है जूनियर टीम के साथ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस स्टेज पे नेशनल टीम के लड़कों को आप अभी नहीं सिखा सकते, जूनियर टीम पे फोकस करना इस बेहतर ऑप्शन। चलें, हाँ जी चौधरी साहब आप क्या कह रहे थे कि हम ये कहना कबल अज़ वक्त है कि हम बेवकूफ़ हैं, क्या कह रहे थे आप? तो ये लोग हमें बनाते हैं और हम बन भी जाते हैं, लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई बड़े फैसले कर रहे। देखिए बात ये है कि साबिक़ क्रिकेटर्स कोई भी नहीं चाहेगा कि ये 2-3 माह की जो मैनेजमेंट कमेटी है इसके साथ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट करें और इसके बाद जब नया बोर्ड यहाँ पर 3 साल के लिए बनेगा उसमें वो कौन लोग आएंगे जो आएंगे। हो सकता है इन कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो क्रिकेटर्स हैं इनको वो फारिग कर दें, इनकी खिदमात जो हैं वो जो ये फैसले करें वो फैसले रद्द हो जाएं और नए क्रिकेटर यहाँ पर आकर वो फैसले करें। लिहाजा ये जो क्रिकेटर्स में तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये बहुत बड़ी वजह है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा चौधरी साहब चले, मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, एक और तरीके से आपसे खबर जानने की कोशिश करता हूँ। ये आपको भी पता है कि वो जो मीटिंग हो रही है जिसमें ज़का अशरफ साहब हैं और शायद वो सलमान नसीर हैं जो CEO हैं, वो और बाकी क्रिकेटर्स जो मिल रहे हैं, आपको लगता है उन मुलाकातों में कुछ तय हो रहा है या जो मीटिंग इस वक्त जारी है PSL 9 के नाम पे वो बेसिकली हमारी क्रिकेट को डोमिनेट कर रही है? वहाँ ये तय होगा कि अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामलात को ना छेड़ें, अभी जैसे है वैसे कर लें, या अगर करना है तो फ़ौरन कर दें इससे पहले कि ड्राफ्टिंग हो, ड्राफ्टिंग से पहले कर दें ताकि हमें पता हो हमने किसको कितने में ख़रीदना है, कौन किस कैटेगरी। हमारी क्रिकेट तो अब ड्रिवन बाय PSL है ना, तो इस मीटिंग में तय होगा बॉबी ने कैप्टन रहना है, रिजवान ने बनना है, शाहीन के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ये सारा कुछ यहाँ तय हो रहा है। वो दूसरी मीटिंग हमें वो बनाने के लिए की जा रही है जो आप कहते हैं हम नहीं है। वैद सबसे पहले तो बात ये क्लियर होनी चाहिए कि अभी हमारी वनडे क्रिकेट आगे है, टेस्ट क्रिकेट अगर है तो या हमने T20 क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि आगे 1 साल में पाकिस्तान के पास कोई वनडे क्रिकेट नहीं है। न मास है T20, आपने PSL खेलना है, आपने उससे पहले न्यूजीलैंड के दौरे में 5 T20 मैचेस खेलने हैं और जो आपकी फौरी तौर पर है वो टेस्ट सीरीज़ है। तो टेस्ट सीरीज़ में आपने कौन सी टीम भेजनी है? ये ना हो कि टेस्ट सीरीज़ में आप T20 वाली टीम भेज दें और वहाँ से वो बुरी तरह पिट कर आ जाए। ये बहुत बड़े सवालिया निशान है जो अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का चौधरी साहब हमारे पास T20 की टीम ही कहाँ है? हमारे पास T20 की टीम ही कहाँ है? हमारे तो लड़के खेलते ही टेस्ट हैं। पावर प्ले यूटिलाइजेशन क्या है आपकी टीम की T20 में या ODI में? हमारे लड़के उबैद आप शायद उलट कह बैठे हैं, हमारे लड़के ही T20 खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट तो ये खेलते नहीं। अगर ये टेस्ट क्रिकेट नहीं वो आप टेक्निकल बात कर रहे हैं, हमारे हाल ना होता। नहीं चौधरी साहब अब बताया जा रहा वक्त कम है, लेकिन मैं ये कम गुस्सा है, हर मैच के आगे हम बैठ के देखते रहते हैं, ये इस बॉल पे छक्का मार देगा, ये इस बॉल पे हम जीत जाएंगे, हमारे अब क्या चांसेस है? हमें बेसिकली ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, क्रिकेट टीम हमारी खेलती है नहीं। मसला ये है कि T20 में आपकी पावर प्ले यूटिलाइजेशन क्या है? आपका जो ओपनिंग पेयर है वो क्या करता है बताएं? T20 क्रिकेट में हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं, पता नहीं कहां है पास चौधरी ये साहब। जो जितने प्लेयर्स हैं ये
T20 के क्रिकेट के प्लेयर हैं। आप वनडे मन की साहब बात करें कहाँ है तो हमारे T20 के पास वनडे का प्लेयर? और आपको टेस्ट का दिखा है? प्लेयर नहीं है। मैं जरा मन साहब की भी टेक ले लूं। मन साहब दिखता है आपको कोई T20 का प्लेयर? T20 के प्लेयर्स, मैं चौधरी साहब की बात से थोड़ा सा एग्री करूंगा, हैं T20 के प्लेयर। असल में बात ये घर पे बैठे हुए हैं फिर मेरे T20 के 4 ओवर्स की क्रिकेट, आपने 4 ओवर में शाहीन और हारिस रऊफ को देखा था ना, उनकी बॉलिंग क्या है। अब 10 ओवर करवाने पड़ रहे हैं, इनकी 10 कांपे ओवर टांग करवाने रही पड़ हैं। रहे हैं और टेस्ट में भी शायद इनके साथ यही होगा। तो T20 खेलना आसान है, 4 ओवर्स होते हैं, वो कोई भी निकाल लेता है, मैं भी शायद निकाल लूं, लेकिन मसला है टेस्ट क्रिकेट का। और अगर बात यहाँ तक आ गई है तो फिर सुलह कर लेते चाहिए मन साहब। हाँ जी, खैर बात ठीक है चौधरी साहब की। खैर वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया मान साहब और चौधरी साहब। ये एक हकीकी जज्बात हैं जिनका इजहार करना बहुत ज़रूरी है। इस क्रिकेट के नाम पे मुझे आपको वो जो आप कहते हैं हम नहीं है लेकिन बनाया हुआ है, मसला यही है कि हम हर मैच से उम्मीद लगा लेते हैं। हम कहते हैं कि हम न्यूजीलैंड को पटक देंगे, हम साउथ अफ्रीका को पटक देंगे, और हमारी जब बारी आती है तो हम सिर्फ खुद नीदरलैंड से पटक दिए जीत रहे जाते होते हैं हैं। बस। खैर ब्रेक लेनी है हमें, हाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक ले लेते हैं जी। हमारे प्रोड्यूसर्स आप भी जरा गुम हो गए थे क्रिकेट में। ब्रेक के बाद मिलते हैं। सनी जी वापस आते हैं और एक बार फिर से सियासी मैदान में क्या चल रहा है इस पर बात कर लेते हैं। जैसे हमने पहले घंटे में बात की, अब दोबारा से कहें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान की अहम सियासी क़यादत से मुलाकात। नवाज शरीफ कहते हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की हमें हमेशा से अजीज़ रही है। हमने बलूचिस्तान में हज़ारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का सिलसिला शुरू किया ताकि गुर्बत और पसमानदगी का खात्मा हो सके। हमेशा सबको साथ लेकर चले, सबको साथ लेकर चलने की रवायत पर चलेंगे। सबके साथ ताउन का रिश्ता जोड़ा था, इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सियासी कायदीन ने नवाज शरीफ की आमद और मुलाकात पर शुक्रिया अदा किया। सियासी कायदीन ने मुल्क बिलखुसूस बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नवाज शरीफ के जज्बे और सोच को सराहा। कायदीन का मुस्तकबिल में इश्तराक के अमल और सियासी ताउन करने पर भी इत्तफाक किया गया है। तो सबके साथ चलने की वो बातें करें, लेकिन उबैद इसमें अभी भी सब मौजूद नहीं है। कोई एक दो पार्टी जो है ना वो अभी भी थोड़ी सी साइड पे हैं, उनके साथ ना तो राब्ते हो रहे हैं और वो शिकवे शिकायतें भी कर रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें भी कर रही हैं, और फिर एक जो जमात है वो तो बिल्कुल ही साइड पे लगी हुई है। तो 2018 वाली सिचुएशन है, बस किरदार नहीं है। चलें देखते हैं। लेकिन अभी बलूचिस्तान की सतह पर जो मेल मुलाकात है उसमें सब बैठे हुए हैं, यानी बलूचिस्तान की सियासत के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। सो लेट्स सी होता क्या है। ये एक अच्छा स्टेप है, यानी आप कह लीजिए, मैं इससे पहले भी कहा है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है सब बलूचिस्तान की सतह पर, और सारे की प्लेयर्स अगर एक वन पॉइंट एजेंडे पे आके तय करते हैं मामलात को तो अच्छा है, होना चाहिए। हमें इतना मैच्योर हो जाना चाहिए अब हमारी सियासत को। खैर ये आप जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 2018 का इलेक्शन डाटा है बलूचिस्तान का। 15 कौमी असम्बली के हल्के हैं 2018 में जिस पर इंतखाब हुआ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4 हल्कों में कामयाब हुई थी और NA 258 से मोहम्मद इसरार तरीन कामयाब हुए थे। NA 260 झल मक्सी से खालिद हुसैन मक्सी कामयाब हुए थे। NA 270 पंजगूर यहाँ से एहसानुल्लाह और NA 271 केच से जुबैदा जलाल कामयाब हुई थी। ये 4 उम्मीदवार थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाप के जो कामयाब हुए। और जो मजमूई वोट था 15 हल्कों में जो पड़ा BAP को, वो 3,17,318 था। अब आ जाएं जी मुस्लिम लीग नून की तरफ, जो मरकज़ में हुकूमत बनाने की ख्वाह है और बलूचिस्तान में सीट एडजस्टमेंट का प्लान लेकर गई हुई है। 7 हल्कों में अपने उम्मीदवार खड़े किए, 15 में से 7 में उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के और एक भी नहीं जीता। ये मुस्लिम लीग नून की 2018 की बलूचिस्तान की कारकर्दगी है। और जो वोट पड़ा था टोटल 7 उम्मीदवारों को, वो था 29,749। और आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कोयटा में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान की तरक्की के सफ़र को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो खैर डेफिनेटली यही लोग इनके साथ कंट्रीब्यूट करेंगे। अब ये लोग होते कौन हैं कि ये किस तरह से हुकूमतें बनाते गिराते हैं, ये इलेक्टेबल्स हैं बेसिकली। और बलूचिस्तान के जो की प्लेयर्स हैं ज़रा जल्दी से उनकी प्रोफाइल भी देख लेते हैं। जुबैदा जलाल साहिबा, इनका ताल्लुक़ है बलूचिस्तान अवामी पार्टी से और इनका जो हल्का इंतखाब है वो केच है NA 271। असलम भूतानी साहब जो है ये आज़ाद हैसियत में आते हैं और फिर ये अपना वज़न डाल देते हैं उसी तरफ जिस तरफ डालना चाहिए। NA 272 लसबेला इनका हल्का इंतखाब है। ये अपने हल्के के बड़े तगड़े उम्मीदवार होते हैं और ये जीतते ही जीतते हैं। ये हैं जनाब इसरार तरीन साहब, मोहम्मद इसरार तरीन, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। NA 258 लौरलई इनका हल्का है। सनाउल्लाह ज़ारी साहब ये साबिक़ वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के और ये आज़ाद हैसियत में थे और इनकी अभी आज़ाद हैसियत है। 267 इनका हल्का इंतखाब है। जाम कमाल ख़ान साहब जो हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर हैं और 272 जो कौमी असम्बली का हल्का है 272 लसबेला का, वो इनका हल्का है और ये वहाँ से कामयाब हो जाते हैं।
सरदार यार मोहम्मद रिंद एक मजबूत प्लेयर हैं बलूचिस्तान की सियासत के, PTI से इनका ताल्लुक़ है और PTI को खैर अब ये छोड़ चुके हैं। NA 260 नसीराबाद इनका हल्का है जहाँ से ये सियासत करते हैं और इनकी सियासत भी यहाँ पे कामयाब रहती है। खालिद हुसैन मक्सी साहब हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हैं। NA 260 कौमी असम्बली का हल्का नंबर 260 नसीराबाद में जो पड़ता है, वहाँ ये शाहजैन बुगटी साहब जमहूरी वतन पार्टी NA 259 और डेरा बुगटी इनका हल्का इंतखाब है। मीर खान मोहम्मद जमाली हैं, ये PTI में थे, अब नहीं हैं, लेकिन ये फिर भी जीतेंगे क्योंकि ये इलेक्टेबल हैं और इलेक्टेबल्स के लिए कहा जाता है कि वो जहाँ मर्जी हो वो जीतते हैं, इसीलिए उन्हें इलेक्टेबल कहा जाता है। ये हैं जनाब 261 से, NA 261 से। तो ये वो की प्लेयर्स हैं जो तय करते हैं कि बलूचिस्तान के जो सियासी वजन है वो किस तरफ जाए और इन्हीं को एम किया जा रहा होगा। तय करते हैं, जाहिर है हवाओं के हिसाब से चलना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बात भी कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पंजाब पर ही फोकस करें, लाहौर में मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात का सामना है, इसीलिए तो मियाँ साहब को दूसरे सूबों में जाने का कहा गया है। हुकूमत होने के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन तो आप जीते नहीं, बल्दियाती इलेक्शन से आपको खौफ था, इसीलिए वो आपने कराए नहीं। ऐसी जमात क्या सरप्राइज दे सकती है? क्या कह रहे हैं? यह साबित दिया गया है कि इसलिए लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं, तो ये तजवीज़ किया गया है कि दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियाँ साहब को ये तकलीफ़ दिया गया कि वो ख़ुद पहुँचे। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें, वहाँ जो मुश्किलात है उनको एड्रेस करने की कोशिश करें और उससे शायद बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं उनको। जो मैंने देखा कि वफाक में हुकूमत में हो, सूबा में हुकूमत में हो, अदारे भी आपके साथ हो और बाय इलेक्शन से खौफ की वजह से भाग जाए। शिकवे शिकायतें बिलावल भुट्टो जरदारी को बहुत सारी, अब वो किससे हैं ये भी समझना कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। खैर, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मंडी बहाउद्दीन की सियासी शख्सियात की मुलाकात हुई और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी हो चुका है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान को मौशी बहरानों से निकालने की फैसला कुन जिद्दोजहद करेंगे। मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत में अपना सानी नहीं रखती। तो ये शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातों के कुछ मनाज़र हैं। मंडी बहाउद्दीन के कुछ सियासी अफराद हैं जिन्होंने मुलाकातें की हैं और मंडी बहाउद्दीन के ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून का साथ देने का फ़ैसला किया है। अगला इलेक्शन ये मुस्लिम लीग नून की टिकट पर लड़ेंगे या नहीं ये तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन बहरहाल इन्होंने अपना साथ आज मुस्लिम लीग नून के साथ कर दिया है। बिलावल भुट्टो की बात कर लेते हैं। उनका एक बयान इलेक्शन के तनाजुर में है, पीपल्स पार्टी के मामलात को लेकर है। उन्होंने कहा कि हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं है। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली नहीं है, आज भी एक मखसूस फील्ड बनाई जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने के लिए तैयार है। हमारा किस इदारे से इस वक्त बिल्कुल झगड़ा नहीं है और मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला ये पहला इलेक्शन होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ रही है। हम अवाम की तरफ तो देख रहे हैं मगर किसी इदारे के साथ हमारा झगड़ा नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। आज भी एक किस्म का फील्ड सजाया जा रहा है, जिसके लिए फील्ड बनाया जाता है वो अपनी जगह पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है और उम्मीद है कि हम जीतेंगे। यानी बिलावल यूँ कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को सिलेक्ट होने वालों से मसला है, सिलेक्टर से मसला नहीं है, वो अपनी जगह पर ठीक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारड़ की बात करें तो वो कह रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल हो चुके हैं, आइंदा वज़ीर-ए-आज़म रायवंड से होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी को मिलनी चाहिए। सुन लेते हैं मजीद उन्होंने क्या कहा। अप्रैल में इदारे के सरबराह ने आके कहा कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो हमारा तो मुतालबा खत्म हो गया। हम तो यही चाहते थे कि वो न्यूट्रल हो जाते, कि वो पहली बात हो चुकी कि रायवंड से होगा इंशाल्लाह ताला के। हाँ, ये ज़रूर है कि आज मुझे एक नोटिस सर्व हुआ है फराह गोगी साहिबा की तरफ से। अब पता नहीं उन्होंने 5 अरब अलिफ से लिखा है, एन से लिखा है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे रवाबित हैं, तो उनसे जो है वो ऑब्वियसली अब आगे जाके क़यादत कोई उनसे बात करेगी, मगर उनसे हमारे कोई किसी किस्म की कोई इख्तिलाफात नहीं है।
की तरफ से मुकर्रर किया जाता है कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए, या अगर टैक्स हदफ जो अभी है वो हम पूरा नहीं कर सके तो उस सूरत में रिटेलर्स को लाया जाएगा। सो लेट्स सी, इब्तदाई तौर पर एक रास्ता निकाला गया है कि जो जैसा है वैसे हो जाएगा, और अगर ना हुआ तो फिर जनवरी से ऑनवर्ड रिटेलर्स को तो टैक्स नेट में लाना ही है, वो एक गैप है। खैर, माशी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त $6.5 अरब का बैरूनी फाइनेंसिंग गैप दरपेश है। IMF मिशन चीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर से मुलाकात हुई और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की गई। इमाराती सफ़ीर की पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी सामने आई है। तो जो गैप है उसको हमेशा हमारे अरब ममालिक ने, अरब दोस्तों ने पूरा किया, और इस बार भी वही कोशिश हो रही है, और IMF ने 1-on-1 इसकी कंफर्मेशन ली है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं, आपके सामने हैं। अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि किस तरह से मामलात को लेकर चला जा रहा है। IMF मिशन पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए तस्दीक कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि दोस्त पैसे देंगे और फिर उसमें अगर कुछ डिले आ जाता है तो फिर IMF को कंसर्न्स होते हैं। तो इस बार, बल्कि पिछली बार भी IMF ने खुद कंफर्म किया था हमारे दोस्तों से कि आप पैसे दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि आप पैसे दे रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी हमें एक बार बता दिया जाए तो अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अगर हम आवाम की बात करें तो महंगाई की चक्की में पिसती आवाम की मुश्किलात वैसे की वैसे ही हैं। बिजली सार्फिन को एक और झटका देने की तैयारी है। बिजली ₹1.70 फ़ी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान है। इजाफा से माही एडजस्टमेंट के तहत किया जाएगा। नपरा जुलाई ta सितंबर के एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। यकसा टैरिफ का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर होगा। बिजली सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की दरख्वास्त है। नुकसानात के मद में 6 अरब 61 करोड़ 70 लाख रुपए वसूल करने की दरख्वास्त भी की गई है। तो जो आवाम है उसके लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, बल्कि मुश्किलात बरकरार हैं, या यूँ कह लिया जाए कि मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी, क्योंकि नुकसानात की मद में 6 अरब 61 करोड़ रुपए जो हैं वो देने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी वजह से बिजली सार्फिन को एक नया झटका मिलेगा और बिजली की कीमतों में 1.70% इजाफा हो जाएगा। यार अभी कुछ दिनों पहले ही 40 पैसे का इजाफा हो चुका है, अब ₹1.70 का इजाफा है, तजवीज़ है। लेट्स सी होता क्या है। अभी अज़ान इशा का वक्फा है, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक टू दी न्यूज़ रूम। और जैसे जाने से पहले, यानी ब्रेक पर जाने से पहले हम मईशत की बात कर रहे थे, तो ज़रा लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं स्टॉक मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ भी उतार चढ़ाव देखने में आया। इंडेक्स 56,873 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह तक पहुँचा है। आज एक और नया दिन, एक और नया रिकॉर्ड। मार्केट 142 पॉइंट्स के इजाफे से 56,665 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 363 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। 182 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 160 के शेयर्स में कमी हुई है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा हुआ और 287 रुपये का हो गया है। 287 रुपये 55 पैसे का हो गया, और 287 रुपये 55 पैसे से बढ़कर ये इस वक्त 287 रुपये और 87 पैसे का बताया जा रहा है, हो गया है। और ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 289 रुपये का हो चुका है। तो ये इस वक्त लेटेस्ट अपडेट है इसकी। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी PNN गुलाम मुर्तज़ा ने, उनसे बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, क्या कहेंगे आप, क्या पेशरफ्त हुई है इस हवाले से? गुलाम मुर्तज़ा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आप अपना सवाल दोहराइएगा। गुलाम मुर्तज़ा, हमें अपडेट कीजिएगा कि IMF की जानिब से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? जी, IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो आज आखिरी तकरीबन दौर था। कल यानी कि बुध के रोज़ जो मुज़ाकरात होंगे वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के हवाले से जो $71 करोड़ पाकिस्तान को मिलने हैं, उसके लिए मुआहिदा जो है वो दस्तखत उम्मीद है उसकी कि हो जाएगा। और आज मुख्तलिफ जो वजारतें हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें FBR भी है, और FBR की के साथ साथ तवानाई है, प्राइवेटाइजेशन है, और इसके साथ निजकारी के जो मामलात हैं वो भी सामने आए। और वजारत ख़जाना ने भी बताया है कि वो किस तरह से अपना जो एक्सटर्नल गैप है वो किस तरह से पूरा करेगा, क्योंकि जो बैरूनी फाइनेंसिंग है वो कहाँ से हासिल होगी, और जो बजट गैप है वो कहाँ से हासिल होगा। तो ये सारी सूरत हाल जो है उसके ऊपर जो मिशन है उन्होंने बड़ा इस हवाले से इसका इजहार किया है इत्मीनान का, और ये कहा है कि
जो ऐसे इकदामात किए जाने हैं, जिस तरह से एक्सटर्नल फाइनेंस गैप है, उसके हवाले से उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान वो तमाम अपने दोस्त ममालिक से जो प्लेजेस हैं वो हासिल कर लेगा। बराह रास्त भी राब्ते जो हैं वो IMF ने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के सुफरा से यहाँ पे किए हैं और उनसे पाकिस्तान को दी जाने वाली जो कमिटमेंट्स हैं उसके हवाले से पूछा। तो हमारे दोस्त ममालिक की जानिब से IMF को ये बताया गया कि पाकिस्तान के साथ जो भी हमारी कमिटमेंट हैं वो पूरी की जाएंगी। इस तरह से ये जी पॉलिसी लेवल पे जो मुज़ाकरात हैं ये उसका आज सेकंड लास्ट डे था। कल बरोज़ बुध जो है वो कुछ वक्त के लिए मुज़ाकरात होंगे, फिर अगर दोनों फरीकैन जो हैं वो इसके ऊपर पहुंचते हैं नतीजे पे, फिर ही तो कोई पाकिस्तान का हतमी नतीजा जो है, निकलेगा, ऐसा ही है। अच्छा, ये भी कहिएगा कि क्या एक्सपेक्टेशन है मजीद IMF की पाकिस्तान के हवाले से? जी, पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सटर्नल फाइनेंस गैप के हवाले से थी, वो डेफिनेटली पाकिस्तान ने उनको मुतमईन कर दिया है इस पे। दूसरी बड़ी जो उनका ये था कि पाकिस्तान जो $6.5 अरब का गैप था वो तो कहा गया कि $2 अरब हम तजारती खसारे में से जो है वो निकालेंगे और $4.5 अरब जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो देंगे। फिर FBR के अहदाफ के हवाले से था। FBR से पूछा गया कि अगर कोई गैप आता है आपकी जो वसूलियाँ हैं उसमें, तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हम रिटेलर्स जो हैं POS जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान भर में लगे हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स, उनके ऊपर भी हम टैक्स जो है वो लगाएंगे। रिटेलर्स के ऊपर टैक्स लगेगा तो जो शॉर्टफॉल रेवेन्यू में होगा वो हम हर हाल में पूरा करेंगे। जितना हमारा टारगेट है हम उस टारगेट को हासिल करेंगे। तो इस हवाले से दिसंबर तक का इंतज़ार पाकिस्तान ने कहा है कि दिसंबर तक इंतज़ार किया जाए। अगर दिसंबर में हमारा FBR का जो टारगेट है वो हम पूरा हासिल कर लेते हैं तो फिर हम किसी के ऊपर भी टैक्स नहीं लगाएंगे, ना कोई नया मिनी बजट आएगा, ना टैक्स लगेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी FBR के जो वसूलियाँ हैं उसमें कमी वाक़ई हुई तो फिर 1 जनवरी से इस टैक्स के लगाने का फ़ैसला किया जाएगा। जो डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं निगरान वज़ीर ख़ज़ाना, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान में जो FBR है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त फ़ाल किरदार अदा कर रहा है और जो अभी तक के टारगेट हैं उन टारगेट से ज़्यादा हमने वसूलियाँ जो हैं की हैं, टैक्स कलेक्शन की है। तो इस हवाले से ये भी है कि दिसंबर 31 तक हम वो तमाम अहदाफ हासिल कर लेंगे। जी ठीक है, बड़े पॉजिटिव से एक्सपेक्टेशंस है। अच्छा गुलाम मिर्ज़ा, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। आज भी जो मार्केट है वो 56,873 की सतह पर पहुँची है। तो इसका मतलब है यूँ कह लिया जाए कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बहाल हो रहा है, इसी वजह से ये बड़ा मुस्बत से नताइज देखने में आ रहे हैं। देखिए, जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल हमेशा होती है वो तो वहाँ बुनियादी तौर पे सरमायाकारी के लोग जो हैं वो बहुत कम होते हैं, सट्टेबाजी ज़्यादा वहाँ पे हो रही होती है। जो शेयर्स के कारोबार हैं या दीगर जो कंपनीज़ के हिस्से हैं ऊपर नीचे होना, वो उसको हम ताबीर नहीं कर सकते इस पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि एकदम से हमने देखा है कि दुनिया भर में मार्केट्स जो हैं वो राइजिंग ट्रेंड पे होती हैं। एकदम से किसी एक कमोडिटी जो है वो डाउन होती है तो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है या डाउनफॉल आ जाता है। लेकिन जो मुस्बत अशारिये हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद का बरकरार रखा जाना, पाकिस्तान का IMF के साथ मुज़ाकरात में जाना और इन दिनों में कोई ऐसे नए टैक्सेस जो हैं वो ना लगाए जाने, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाना, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये वाज़े कर रही हैं कि एक स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे और हमें उन्होंने इस हवाले से अपडेट किया। कुछ जिक्र कर लेते हैं अदालती मामलात का, और वो अदालत जो कि अडियाला जेल में लग रही है जिसकी मंजूरी निगरान काबीना ने दी है। तो जेल ट्रायल हो रहा है इस वक्त साइफ़र के मामले में, और साइफ़र केस में बताया जा रहा है कि 2 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। अलबत्ता एक गवाह पर जरा भी मुकम्मल हो गई है और अडियाला जेल में जो खुसूसी अदालत है इसने मज़ीद समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी की है। तो 2 गवाहों के बयानात कलमबंद हो गए हैं, एक पर जरा भी मुकम्मल हो गई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो मामला है
वो ज़रा स्पीडी है, इसका प्रोसेस जो है वो तेज़ है। और जो गवाहान की फहरिस्त है उसमें से 2 का बयान पहले रिकॉर्ड होना था, उन्होंने अपने बयानात कलमबंद करवाना थे, फिर नहीं हुए, फिर अगली समात पर 4 को बुलवाया गया, उनमें से 2 के हो गए हैं और 1 पर जरा भी हो गई है, जो कि एक अच्छी पेशरफ्त है। मुकदमात इसी तेज़ी से चलने भी चाहिए। दूसरी तरफ यही मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और साइफर केस की जेल में समात रोकने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है। दौरान समात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि हम जानना चाहते हैं ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि कब किन हालात में किस बुनियाद पर यह फैसला हुआ कि जेल ट्रायल होगा। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात देने की ज़रूरत है। अदालत ने मज़ीद कहा कि वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी। क्या वजूहात थीं कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। बाद अज़ां अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद साइफर केस में जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया और 16 नवंबर तक केस की जेल में समात रोक भी दी है। और ये सवाल भी आज के दिन एक बड़ा अहम पूछा गया कि अगर काबीना ने ये कल मंजूरी दी है जेल ट्रायल की, तो उससे पहले जो जेल ट्रायल चलता रहा, समातें होती रहीं, उनकी क्या हैसियत है। अब जुम्मे को देखते हैं इस मामले को कैसे टेकअप किया जाता है और इसका क्या नतीजा निकलता है, क्या हुक्म आता है इस पर। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहते हैं कि आइन का बुनियादी तकाजा है कि ट्रायल ओपन कोर्ट में हो, हर शख्स को बिलखुसूस मीडिया को इजाज़त हो कि देख सकें कि चल क्या रहा है। हमारी थी कि बंद कमरे में जो ट्रायल है, जेल ट्रायल जो है, जिसमें पहुंच है, जो रसद है अदालत तक मीडिया की, आम लोगों की, वो कोई ट्रायल नहीं है। जो आइन का एक बुनियादी तकाजा है कि ट्रायल ओपन हो, वहाँ पे हर शख्स को आने की इजाज़त हो, बिलखुसूस मीडिया को इजाज़त हो, वो देख सके कि जज क्या कर रहा है, विटनेसेस क्या कर रहे हैं, इस्तग़ासा क्या कर रहा है। जब तक ऐसा ना हो तो तारीकी में की गई ट्रायल जो है वो कोई ट्रायल नहीं है। इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए, होता हुआ नजर आना चाहिए। ओपन कोर्ट ट्रायल का मुतालबा किया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दर्ज दहशतगर्दी के 3 मुकदमात पर समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर, उमैर नयाज और खालिद चौधरी पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मार्च में थाना बारा कोहू और थाना खन्ना में 3 मुकदमात दर्ज किए गए थे। इस्लामाबाद में ये दर्ज मुकदमात हैं दहशतगर्दी के और इस पर जो समात है वो मुकम्मल हुई है, फ़ैसला महफूज हो गया है। अब ये फ़ैसला कब जारी होता है ये तो अदालत का इस्तेहक़ाक़ है। उधर बुशरा बीबी की किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तारी और तलबी रोकने की जो दरख्वास्त है उसकी भी समात हुई है और बल्कि उस पर आप कह लीजिए कि समात होने से पहले ही एतराज़ लग गया। समात होना थी, बड़ी हाई होप्स थी। लीगल टीम की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया है। एतराज़ात में ये कहा गया कि बग़ैर किसी FIR के ज़मानत की दरख्वास्त कैसे काबिल समात है, बग़ैर तफसील किसी मुकदमे में कैसे ज़मानत दी जा सकती है। बुशरा बीबी ने केसेस की जो तफसीलात हैं उसकी फराहमी और गिरफ़्तारी से रोकने की दरख्वास्त आज दायर की थी और उस पर फिर एतराज़ लग गया है क्योंकि नैब की तरफ से अब बुशरा बीबी का जो स्टेटस है वो गवाह से मुल्ज़िमा में तब्दील हो गया है। तो उन्होंने इस अंदाज़े से कि गिरफ़्तारी ना हो जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, लेकिन क्योंकि अभी कोई मुकदमा नहीं है या उनके गिरफ़्तारी के वारंट नहीं है तो ऐसे में फिर वो क्यों ज़मानत चाह रही हैं, गिरफ़्तारी से रोकने का मामला चाहती हैं। ये एतराज़ है बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफिस का। लेट्स सी ये दूर होता है या नहीं होता। और लाखों नामों में से एक नाम ECL पर डालेंगे, ये तो आपको बताना तो है। ये कहा गया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से। उन्होंने रिमार्क्स दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट डॉक्टर शीरी मज़ारी की PCL से नाम निकलवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कहा कि क्या वो दहशतगर्द हैं, क्या रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं, वो दिखाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि चाहते क्या हैं, शहरी के हुकूक का मामला है, आपने जवाब देना है। आपने जवाब में IG का पासपोर्ट कैंसिल करने का लेटर लगाया हुआ है। पासपोर्ट हुकाम ने अदालत को बताया हसास इदारों की सिफारिश पर पासपोर्ट हुकाम ने नाम ECL पर डाला है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की अदालत से मोहलत देने की इस्तदा मंजूर। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सवालात के जवाब ना देने पर वकील पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि आप जनाब कहना छोड़कर सवालात का जवाब दें। हम कौन हैं, बादशाह सलामत 3 बार पूछ चुके हैं कि चालान कहाँ है, क्या कानून में लिखा है कि केस का चालान जमा नहीं होता। अदालत ने मुनशियात बरामदगी केस में दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी।
शबीहा नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शबीहा, बताइएगा आज के दिन अदालत में किन अहम केसेस की समाअत हुई, और ये पहले दिन से मामला है जब से हम देख रहे हैं सरकारी टेलीविज़न पे एयर होता है कमरा नंबर 1, तो जो जिस तरह से जजेस को मुखातिब किया जाता है उस पर चीफ जस्टिस कुछ अनकम्फर्टेबल भी, और उन्होंने बार बार कहा है कि आप टू द पॉइंट रहा करें, दलाइल दिया करें। आज तो खैर उन्होंने इसका खुलकर इजहार भी कर दिया। जी बिल्कुल, जब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत शुरू हुई है, हमने यही देखा है कि उनका हमेशा ये कहना है कि बार बार कि क्या मुझे वकला को बताना पड़ेगा कि वकालत कैसे होती है, और जब भी चीफ जस्टिस ने आज एक बार फिर वकील पर बरहमी का इजहार किया है, और शबीहा हमें ये बताने की कोशिश कर रही थी पिछले दिनों जो पंजाब के वकला थे, पंजाब बार के वकला थे, उनकी भी सरजनिश की थी चीफ जस्टिस साहब ने। शबीहा, हम आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज़ अपनी बात कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, दौरान समाअत जब वकील ने बजाय सवालात के जवाब देने के और बार बार आप जनाब की बात की, तो चीफ जस्टिस ने उनको बरहमी का इज़हार किया और टोक दिया कि आप जो है हम कौन है, क्या बादशाह सलामत है, आप सवालात के जवाब दें। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम 3 बार पूछ चुके हैं कि चालान कहाँ है। अदालत को कोशिश करनी पड़ रही है कि वह ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसके लिए जदोजहद करे। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि क्या कानून में लिखा है कि चालान जमा नहीं होता, ताहम जो दरख्वास्त थी वो वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। लेकिन हम ये पहले दिन से ही देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो बार बार वकला को कह रहे हैं कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और मुख्तलिफ जो केसेस हैं वो ज़मीन के केसेस हों या ज़मानत के हों, केस लटका दिए जाते हैं। तो उनका यही कहना है कि जल्द अज जल्द समाअत होनी चाहिए और केसेस का फैसला जल्दी होना चाहिए, ताकि जो 58,000 के करीब केसेस हैं उनमें से केसेस कम हों। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीहा नकवी, हमें अपडेट कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आज के मामलात हमें एक्सप्लेन कर रही थी, और चीफ जस्टिस साहब ने आज वकला पर बरहमी का इजहार किया, और उन्हें कहा है कि आपको वकालत करने का तरीका अब हमें सिखाना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब प्रैक्टिस की जाती है तो यकीनी तौर पर वकला कई मराहिल से गुजर कर आते हैं, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ट्रेंड हो। लेकिन जब से टीवी पे नशर हुआ है तो पता चला है कि हमारे वकला सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए कितने ट्रेंड होते हैं। खैर, 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की नैब की इस्तदा मुस्तरद हो गई है। लेटेस्ट अपडेट आ रही है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस्मानी रिमांड की नैब की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद हुई है। 190 मिलियन पाउंड केस है जिसमें चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी डाली गई है, और अब जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद हो गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस जो कि चल रहा है, जिसमें बुशरा बीबी भी अपना जो सवालनामा है वो ले जा चुकी हैं। कल चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी हुई। आज जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी गई है। अडियाला जेल में अलबत्ता उनकी गिरफ्तारी इस केस में हो चुकी है, लेकिन जिस्मानी रिमांड तफ्तीश के लिए नैब को चाहिए था, जो कि मुस्तरद हुआ है। 190 मिलियन पाउंड केस में अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस भी इसे कहा जाता है, और 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है। तो ये आज जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कमरा अदालत ने मुस्तरद कर दी है, और जो फैसला था वो जारी कर दिया गया है। ये लेटेस्ट अपडेट आ रही है चेयरमैन PTI से मुताल्लिक़। बिल्कुल ऐसी है। अब साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की बात करें तो परवेज़ इलाही, मोनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ किकबैक्स की नैब तहकीकात में पेशरफ्त। एहतसाब अदालत लाहौर ने मोनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तहरीरी हुक्म के मुताबिक मोनस इलाही को अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दे दिया जा चुका है। मोनस इलाही जब गिरफ्तार हों उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाए। नैब ने गुजरात में ठेकों की मद में रिश्वत और किकबैक्स की तहकीकात शुरू कर रखी हैं, तो इनकी मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। साथ ही वज़ीर सेहत के साथ कोई तनाज़े नहीं। वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कि कानूनी और आइनी मामला है। रोबोट का फैसला मुंतखब असम्बली ने किया था। जो बजट मुख्तस किया गया था इसमें किसी सूरत रद्द नहीं कर सकता। कानूनी हो रहा है। ये जो रोबोट्स के लिए पिछली असेंबली ने फैसला किया था, उन्होंने बजट एलोकेट किया था, उसको मैं किसी तौर पे भी रद्द नहीं कर सकता था। इसमें कोई तखफीफ नहीं कर सकता था, कोई रद्द बदल नहीं कर सकता था। और जो कानून और आइन पे अमल हुआ है, ना कोई तनाज़ा है, ना कोई कज़िया है, बिल्कुल सिंपल। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए।